बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी नॉस्टैल्जिया की। नॉस्टैल्जिया क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में, ज़िंदगी के किसी लम्हे, किसी मोमेंट, किसी वक्त के बारे में सोचें तो जो यादें आपको आती हैं वो एक आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती हैं। अब जब हम नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं या पुरानी यादों की बात करते हैं तो बचपन की यादें जो हैं वो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी और ख़ास होती हैं। एटलीस्ट मैं भी जब अपने बचपन के बारे में सोचती हूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉप अप करती हैं। और अगर आप ज़िंदगी के डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट स्टेजेस के बारे में सोचें तो डिफरेंट वक्तों की डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यादें हमारी उस वक्त की होती हैं जब हम स्कूल टाइम में होते हैं या उससे पहले का भी, मतलब स्कूल शुरू करने वाला, मतलब 4-5 साल की उम्र के बाद की मोस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। अब छोटी छोटी शरारतें होती हैं स्कूल की कि मतलब स्कूल जाना तो अपनी होमवर्क नहीं किया हुआ तो अपनी किताब को छुपा देना, कोई काम करना है, एग्ज़ाम देना है, उसकी तैयारी नहीं है तो अपनी पेंसिल को छुपा देना। फिर जब कोई टीचर डांटे या कोई टीचर आपको सज़ा दे तो उसके जवाब में सोचना कि हम बदला कैसा लेंगे। फिर उसके बाद कोई ऐसी सिली सी हरकत करना कि जैसे कि टीचर की चेयर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख दी। मतलब ज़्यादातर जो शरारती बच्चे जो मेरे टाइप के थे वो तो ऐसी हरकतें करते थे। ओबियसली जो ज़रा सीरियस और सोबर बच्चे होते हैं उनका ज़रा मामला कुछ और होता है। देन स्कूल जाना, अपना लंच बॉक्स लेके, लंच बॉक्स के अंदर पराठा, अंडा और अचार थोड़ा सा डाल के लेके जाना, फिर उसको शेयर करना अपने क्लास फेलोज़ के साथ, खाने को एक्सचेंज करना। बाकायदा बाटर सिस्टम होता था। हम छोटे होते थे, जाते थे, अच्छा तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है, तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है, तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है, और हर बंदा अपने अपने लंच बॉक्स को खोल के दिखाता था और फिर अदला बदली की जाती थी। अच्छा भाई तुम ये ले लो, मैं ये ले लेती हूँ, फलां ये ले ले, और इस तरह करके एक शेयरिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सचेंज का सिस्टम होता था। एंड देन स्कूल जनरली जिस तरह स्कूल का कोई प्ले है तो उस प्ले में एक्टिंग करना, वो सारा जो रिहर्सल का टाइम है उसको याद करना, इन मोमेंट्स को याद करना। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मसरूफियात इतनी बढ़ जाती हैं कि मेमोरीज़ कम और हम ऑटो पायलट पे ज़्यादा चले जाते हैं। ये करना है, 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 ये करना है ना। तो पॉइंट इज़, मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब मैं अपने पिछले हफ्ते का ही सोचती हूँ तो इतनी मशीन की तरह ज़िंदगी हो गई है, इतनी ऑटोमेटेड ज़िंदगी हो गई है कि मोमेंट्स और लम्हे हो ही ख़त्म गए हैं। एंड स्कूल की शायद यादें इसलिए भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये वाइड टाइम होता है जहाँ पे कोई गैजेट्स गुजेट्स कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। हम सब आपस में उछल कूद करते थे, खेलते थे, ब्रेक में सारे बाहर निकल जाते थे। अब तो स्कूल्स में भी कंप्यूटर्स और टैब्स वगैरह आ गए हैं तो बच्चे जो हैं कि अपने फ्री टाइम में भी इन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फिर घरों में जो एक्टिविटीज़ किया करते थे, नेबर्स की जाके बेल बजा के भाग जाना और बार बार करना, और हमसायों को पता भी है कि कौन कर रहा है, बस वो इस इंतज़ार में होते थे कि पकड़ें उसको, कान से पकड़ के इसके पेरेंट्स के पास लेके जाएं और फिर इसको सजा दें। अच्छा, मिट्टी से खेलना, कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे बचपन में जो मिट्टी खाते भी थे, और बाय द वे ये फिर लेटर ऑन प्रूव भी हुआ कि किसी डिफिशिएंसी की वजह से बच्चे करते हैं जिनको किसी मिनरल्स की कमी होती है। तो मतलब मिट्टी खाना, मिट्टी के साथ खेलना, मिट्टी के साथ कासल्स बनाना, फिर अगर थोड़ी बहुत ईंटें और पत्थर मिल गए तो उनके साथ चीज़ों को तामीर करना। तो अच्छा, फिर बचपन में चूज़े पालने का बहुत शौक़ था। छोटे छोटे मुर्गी के जो चूज़े मिला करते थे और उनको पेंट कर दिया जाता था मुख्तलिफ़ रंगों का, तो चूज़े घर लेके आना और उनको पालने का बहुत शौक़ होता था। अच्छा, फिर जो गेम्स बचपन में खेली जाती थी, पता नहीं किस किस ने खेली है, कि किकली किस किस ने खेली है, ऊंच नीच हम बहुत खेलते थे, बर्फ़ पानी हम खेलते थे, हॉप स्कॉच जिसको स्टापू भी कहते हैं आई थिंक, वो भी बहुत खेलते थे बचपन में। पता नहीं आप लोग कौन कौन सी गेम्स बचपन में खेलते थे, बारे में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये तो मैं कुछ अपनी यादें और जनरली नॉस्टैल्जिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ। अच्छा, फिर लड़कियाँ अक्सर गुड्डा गुड्डी की शादी करवाती थी। तो मतलब मुझे याद है कि छोटे होते थे तो बारबी होती थी और कैन होता था, तो हम बारबी और कैन की शादी करते थे और प्रॉपर उसके फंक्शंस करते थे और ढोलकी भी बजाते थे, और वो ये बड़े मज़े के बड़े प्यारे वक्त हुआ करते थे। अच्छा, फिर शादियों पर भी बड़ा मज़ा आता था बचपन में।
अब तो बड़े हो गए, अब तो इंसान बन के बैठना पड़ता है, लोगों से सलाम दुआ करनी पड़ती है, क्यों वो सारा कुछ। बचपन में शादियों पे जाते थे और किसी की भी शादी होती थी, डांस करना शुरू हो गए मेहंदी के दौरान, इधर नाच रहे हैं उधर नाच रहे हैं, टेबलों के नीचे छुप रहे हैं, सोफ़ों के ऊपर छलांगे मार रहे हैं, एंड यू नो शादियों पे ढोलकी बजाना, उसके अलावा लुड्डी डालना, ये चीज़ें बहुत मज़े की होती थी। मतलब अगर हम नॉस्टैल्जिया की बात करें तो फिर गाने भी कुछ ऐसे हैं जो आज भी हम सुनते हैं तो हमें पुरानी यादें तो हैं उनको ताज़ा कर देते हैं। और अगर हम नॉस्टैल्जिक चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा नॉस्टैल्जिया जो है वो गाने सुन के ही आता है। और आज हम पॉप म्यूज़िक से रिलेटेड बातचीत भी करेंगे, नॉस्टैल्जिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और इस पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यादें अगर अच्छी हों, पॉजिटिव हों, तो उनसे हमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं और हम अच्छा महसूस करते हैं। अगर यादें नेगेटिव हों और इंसान को इमोशनली डिस्टर्ब करती हों तो फिर आपको पता है कि उनकी ऐसा इतनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो फिर आपके लिए भयानक ख्यालात और सोच के ज़िम्रे में वो चीज़ें चली जाती हैं। सो माई पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे कोशिश करें कि अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करें। बचपन की बात क्यों कर रही थी? क्योंकि बचपन में हम वक्त निकालते थे, बचपन में एक्चुअली हमें वक्त का एहसास ही नहीं होता था। तो क्योंकि हमें वक्त का एहसास नहीं होता था तो हम हर लम्हे को एंजॉय करते थे। हमें ये नहीं होता था कि वो 5 मिनट बाद ये करना है, 6 मिनट बाद ये करना है। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं अपने बच्चों को देख के परेशान होती हूँ कि इनका क्या फ्यूचर है, इनकी क्या हैप्पी मेमोरीज़ हैं। सत्ती सवेरे सुबह उठ के बस्ता इतना बड़ा भारी बैग जो अपने वजूद से ज़्यादा भारी है उसको लेके स्कूल जाना, फिर वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी कम हो गई हैं, इतनी कम एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई हैं बच्चों के लिए जो एंटरटेनमेंट या जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिनको पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते थे। एक्स्ट्रा का वर्ड क्यों हटाया? क्योंकि ये पढ़ाई के साथ बड़ी अहम चीज़ें होती हैं कि बच्चे उछल कूद करें, कम्युनिकेट करें, रिलेशनशिप्स बनाएं लोगों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक़ बनाएं। आजकल तो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हुए एक दूसरे के नाम नहीं जानते या कभी एक दूसरे के घर नहीं गए होते। हम बचपन में किसी भी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी होती थी, सारे बच्चे जाते थे, सारे अटेंड करते थे, एंजॉय करते थे। उस ज़माने में ये नहीं होता था कि कितने महंगे गुडी बैग्स बन रहे हैं, कितना महंगा कितना फैंसी केक बनाया। बस ये फोकस में होती थी चीज़ के भी बच्चों को साथ मिला के खिलाना है, उछल कूद करें, मिलके एंजॉय करें, पास द कुशन खेलते थे, म्यूज़िकल चेयर्स खेलते थे, इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ होती थी। अब तो बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ भी जो हैं वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए और दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं कि भी किससे सबसे ज़्यादा महंगा केक रखा, किसने कि सबसे महंगा जो है इवेंट मैनेजर हायर किया। लो जी, हम उस ज़माने के जहाँ पे शादियों के लिए भी इवेंट मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती थी, तो अब तो बाकायदा बर्थडे पार्टीज़ या अगर एक बंदे ने अपना केक काटना है तो पीछे उसका डेकोर जो करवाना है उसके लिए एक अलहदा बंदा हायर किया जाता है कि डेकोर वो करेगा, केक फ़लाँ जगह से ऑर्डर होंगे, कप केक फ़लाँ जगह से ऑर्डर होंगे, वीडियोग्राफर अलहदा से आएगा। तो बात यह कि इन चीज़ों से निकल के अगर हम मोमेंट्स के ऊपर ज़रा तवज्जो दें, असल मोमेंट्स के ऊपर, असल लम्हों के ऊपर। अब दिखने को सोशल मीडिया पे हमें बड़ी अमेजिंग चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इन रियलिटी उनमें सच कोई नहीं होता, वो सिर्फ दिखावे की हद तक की जाती हैं। सो अगर अच्छी और हैप्पी मेमोरीज़ अपने बच्चों के लिए क्रिएट करनी है तो ये जो दिखावे की चीज़ें हैं इनमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने नोटिस किया कि बच्चों की बर्थडेज़ पे माँ बाप बच्चों से ज़्यादा तैयार हुए हुए होते हैं और पेरेंट्स का एक गेट टुगेदर चल रहा होता है। बच्चे क्या करें क्या नहीं करें ये किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो बच्चों के लिए अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करना सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं आता, वो पेरेंट्स पे भी बात आती है। हमारे माँ बाप हमें कहते हैं चलो बाहर निकलो, बाहर जाके खेलो, सर पे मत नाचो। हम लॉन में खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, हमसायों के साथ जाके खेल रहे हैं, हमसायों को तंग कर रहे हैं, पास में परचून की दुकान पे चले गए, वहाँ से मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि फ्री में अंकल टॉफ़ी दे दें प्लीज़। यू नो ये चीज़ें, दीज आर द थिंग्स दैट मेक मेमोरीज एंड ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करती हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा दिखावे से बाहर निकल के रियलिटी की तरफ हमें वापस आना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो हैप्पी मेमोरीज आगे लेके बढ़े। आइए एक यंग बच्चे की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ हैं और उसके साथ साथ आई एम श्योर दैट शी ऑल्सो हैज़ सम हैप्पी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कुछ मेमोरीज बचपन की शेयर करोगी?
हाँ बहुत सारी, जिस तरह आप गेम्स की बात कर रही थी, लाइक नेम थिंग प्लेस भी हम खेलते नेम प्लेस एनिमल थिंग, यस एग्जैक्टली, एक अल्फाबेट दिया जाता था। और आई स्पाई कि आई स्पाई विद माय लिटिल आई समथिंग बिगिनिंग विद, और फिर उस जो भी अल्फाबेट कहा जाता था उस नाम के सारे लोग गेस करते थे। एग्जैक्टली, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खेलते थे। और एक और वो भी था सोना चांदी, बादशाह वजीर, बिल्कुल इस तरह की सारी गेम्स वगैरह होती थी। अब तो है ही नहीं बिल्कुल। गेम्स तो हैं, मतलब खेलने वाला कोई अच्छा नहीं बचपन में लूडो खेली थी आपने? बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे बच्चों के साथ मैंने को 20 दफा लूडो खेलने की कोशिश की है। कहते व्हाट इज दिस। हमजा ने फिर भी खेली मेरे साथ, लेकिन हसन और नूर, हसन लाइक मम्मा व्हाट इज दिस इज सो बोरिंग। मेरा इतना दिल खराब होता है कि हमारी तो वो लूडो होती थी और हम उसको घुमाते थे तो पीछे स्नेक्स एंड लैडर्स होता था। बिल्कुल। अब तो सारा कुछ ही कुछ अजीब सा, और हर चीज जो है ना वो इन गैजेट्स की तरफ चली गई। मोबाइल में लूडो स्टार चलता है। हाँ बट वही चीज है ना कि इन्हीं सी चीजों से तो निकालना है, ह्यूमन इंटरेक्शन ही तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग शो भी इस तरह करें कि आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन आ जाएं, मैं अपने घर पे ऑनलाइन आ जाऊं, तो जो हमारा ये एक मोहब्बत का, प्यार का ताल्लुक है, लाड का ताल्लुक है, वो तो कभी भी नहीं क्रिएट हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चों का आपस में कैसे कम्युनिकेशन होगा अगर हम उनका इंटरेक्शन नहीं रखेंगे एक दूसरे के साथ? और उसके लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। ताश खेलते थे, वो गो फिश खेलते थे हम लोग। सो द पॉइंट इज थोड़ा सा हमें जरा पुरानी चीजों की तरफ जाना है। चेस, ये सारी चीजें खेली जाती थी। और बाय द वे जो बच्चे बचपन में चेस खेलते हैं वो आगे जाके बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट, बिल्कुल, मतलब आगे जाके उनकी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इम्प्रूव करता है, क्योंकि छोटी उम्र पे बच्चे का जैसा भी माइंड हो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, एक सर्टेन एज के बाद नहीं। खैर ये तो मेरा रोना चलता ही रहेगा। मुझे ये बताइए कि किचन में क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं चिकन मंदी। चिकन मंदी? यस। ये तो बड़ी लंबी और लेंथी प्रोसेस होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो हम इसको ना बिल्कुल होमी ट्रिक से बना रहे हैं कि घर में कैसे बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चिकन होता है वो ग्रिल या कोयलों पे पकता है, तो हम घर में बनाएंगे। और बात ये कि बाहर से मंदी खरीदो तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। यस। सो घर पे अगर आप सस्ते में साफ सुथरे अंदाज में बना ले तो बेहतर है। एग्जैक्टली। सो लेट्स गो टू द रेसिपी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें सबसे पहले चाहिए इंग्रेडिएंट्स चिकन की मैरिनेशन के लिए। मुर्ग का गोश्त 4 पीस, गर्म पानी 2 से 3 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, जैतून का तेल 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, तेल 1/4 कप। मंदी राइस के लिए चावल आधा किलो, तेल 3 से 4 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, तेज़ पत्ता 2 अदद, दालचीनी 2 अदद, धनिया साबुत आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लौंग 4 से 5 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, हरी इलायची 3 से 4 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, पानी 4 कप, नमक 1 खाने का चम्मच, कोयला, बादाम, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। टमाटर की चटनी, टमाटर 5 अदद, नमक आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, इमली का पानी 1 कप। सो मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चिकन को आपने मैरिनेट कर देना है, ओवरनाइट कर सकते हैं, सो इट्स वेरी गुड। तो उसको जब वो पकेगा भी तो काफ़ी अच्छे से टेंडर होगा, वरना 3 to 4 आवर्स इज़ मस्ट। उसके अलावा जो हमारे राइस हैं, राइस की तरफ चलते हैं। राइस में आपने ये सारे ऑयल में जितने भी स्पाइसेस बताए गए हैं इनको थोड़ा बहुत पका लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। पानी वगैरह ऐड करके आपने चावल डाल देने हैं। चावल जैसे ही बिल्कुल पक जाएंगे स्लाइड से आपने कनी छोड़नी है। दूसरी तरफ जो चिकन है उसको आपने पहले स्टीम करना है, स्टीम के बाद आपने उसे फ्राई कर देना है। फ्राई करके जो चावल में आपने एक कनी छोड़ी है ऊपर आपने चिकन असेंबल कर देना है। असेंबल करने के बाद आपने उसको कवर करके कोयले का धुआं दे देना है। कोयले का धुआं दे देंगे तो वो बिल्कुल स्मोक फ्लेवर आ जाएगा जो एग्जैक्टली बाहर की मंदी में होता है। दूसरी तरफ चलते हैं टमाटर की चटनी की तरफ। टमाटर की चटनी ये जितने इंग्रेडिएंट्स बताए गए आपने सब ब्लेंडर में डालने हैं और जो इमली है उसको आपने 5 मिनट पहले पानी में भिगो के रख देना है। तो वो जब उसका प्लम रेडी हो जाएगा आपने वो ऐड कर देना है। इमली को स्टेन करके ऐड करके उसको ग्राइंड करके सर्व कर दें। और अगर आप इसके साथ रायता वगैरह या मिंट रायता कुछ भी या ज़ीरा रायता करना चाहते हैं वो भी आप उसके साथ कर सकते हैं। दैट्स इट। अमेजिंग। मतलब ये यानी कि बहुत जल्दी भी बन सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मंदी बनाना तो पूरे दिन का काम है, बट अगर प्रॉपर से एक दिन पहले मैरिनेट कर लें और ये चीज़ें कर लें रात को सोने से पहले तो नेक्स्ट डे आप आराम से लंच के लिए तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, वो चिकन वैसे ही टेंडर हो जाएगा जैसे वो कोयलों पे स्लो प्रोसीजर में होता है।
बिल्कुल, ऑसम, थैंक यू। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और जो लोग बहुत ज़्यादा तंग है अपने स्किन के मसाइल से, स्पेशली जिन लोगों को छाइयों का इशू हो जाता है, जिसको मेलास्मा या पिगमेंटेशन भी कहते हैं, या एक्नी, या फिर एक्नी एक ज़माने में हुई लेकिन उसके जिसको हम खड्डे भी कहते हैं, एक्नी स्कार्स रह गए, तो आज इससे रिलेटेड हम बात करेंगे विद द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डॉक्टर आमना राज। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी स्किन ऐसे कैसे है, या आप किसके पास जाती हैं जब आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और मसाइल होते हैं। तो मैंने सोचा कि उनका बताने के बजाय उनको प्रोग्राम पे ही बुला लेती हूँ और उनसे सवाल जवाब ऑन एयर ही कर लेती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड डॉक्टर हैं। टैलेंटेड इस लिहाज से कि जब कोई भी डॉक्टर, स्पेशली कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिक सर्जन होता है, जब आपका डर्मेटोलॉजी से ताल्लुक़ होता है और जब आप स्पेशली सर्जरीज़ की तरफ जाते हैं, तो अगर आपका हाथ बहुत, अगर आप हेवी हैंडेड हों, तो वो जो आजकल हम बहुत से लोगों का चेहरा देख रहे हैं कि बिल्कुल उनके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होती और बिल्कुल जैसे फ्रोज़न फेस होता है, तो फिर वो वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो जब आप इस फील्ड में टैलेंटेड होते हैं, तो तब आपके पास नॉलेज भी होती है और आप किसी भी इंसान को रोबोट या एंड्रॉयड वाला चेहरा बना के पुट फॉरवर्ड नहीं करते। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके पास आधा पंजाब तो जाता ही जाता है। हमारे साथ डॉक्टर आमना राज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिक सर्जन, सही बोला है? यस। इतना मुश्किल क्यों है आप लोगों का नाम? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। असल में पाकिस्तान में और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये तो नहीं है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि डर्मेटोलॉजी के साथ साथ आई स्पेशलाइज इन डर्मेटोलॉजिक सर्जरी एज वेल, जिसका मतलब ये है कि हम स्किन की सर्जरी, जितने प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें शेव एक्सिजन, बायोप्सीज, सर्जिकल एक्सिजन्स, मोल रिमूवल करना, सिस्ट निकालना, उसके साथ साथ ये जनरल डर्मेटोलॉजिक सर्जरी में आते हैं। और जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के प्रोसीजर्स होते हैं उसमें नॉन सर्जिकल और सर्जिकल चीज़ें भी आती हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, लाइपोसक्शन हो गया, ब्लेफरोप्लास्टी हो गई, आपकी मुख्तलिफ स्कार रिविजन्स हो गए। तो ये सारी जो हैं वो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिक सर्जरी की फील्ड में, थ्रेड लिफ्ट हो गया, नॉन सर्जिकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो गए, ये उस फील्ड में चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा आई गेस मेन सवाल ये है कि आजकल तो जो रेगुलर डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं वो भी बोटॉक्स, फिलर्स और इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, तो एक्चुअली ये किन का काम है? डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो सर्जन होते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारी जो डर्मेटोलॉजी की फील्ड है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे ENT या आई है। अगर आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सिर्फ आपको मेडिकली ट्रीट करेगा। आई वाला आपकी वही डॉक्टर, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है वो आपकी सर्जरी भी वही करेगा। सिमिलरली ENT स्पेशलिस्ट जैसे है या गायनोकोलॉजिस्ट है, वो आपको मेडिकली भी ट्रीट करेगा और आपको जो है वो सर्जिकली भी ट्रीट करेगा। तो डर्मेटोलॉजी बेसिकली इट्स अ सिमिलर फील्ड, इसमें सब स्पेशलिटीज़ हैं। तो सर्जरी जैसे आपने नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स मोस्टली ऑल डर्मेटोलॉजिस्ट डू, जिसमें बोटॉक्स, फिलर्स, प्रोफाइलो, आपकी स्किल है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएं और आप करते जाएं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट, सारे जो ट्रेडिशनल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, दे डोंट डू द लेटेस्ट प्रोसीजर्स। जो अपकमिंग जनरेशन है, हाँ, वो सब इसको सीख भी रहे हैं और वो अक्सर व बेशतर इसको कर भी रहे हैं। और आप वेट लॉस एक्सपर्ट भी हैं। यस, आई हैव। आपने उसमें भी एक्सपर्टीज़ हासिल की और आपकी प्रॉपर डिग्री है। यस, मैंने अलग से एक सर्टिफिकेशन जो है वो ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट में की हुई है UK से, जिसमें मैं मेडिकली असिस्टेड वेट लॉस, जो मेडिकली जितनी मेडिसिन हैं, जैसे आजकल लेटेस्ट FDA अप्रूव्ड इंजेक्शंस हैं, वो I am certified to prescribe and help people lose weight। अगर आप बुरा ना मनाएं तो हमारे बचपन की बात मैं व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते अगर हैं। आप बुरा ना मनाएं। आमना एक्चुअली को मैं बचपन से ही जानती हूँ, हम क्लास फेलोज भी थे, और बात यह है कि जब हम छोटे थे तो आमना ने वेट इश्यूज़ के साथ बहुत स्ट्रगल किया। यस, अगर हम कहें कि आप ओबीस की उस ज़माने में कैटेगरी में थे तो यस, आई वाज ओबीस, यू वर ओबीस एट दैट टाइम एज अ चाइल्ड। अब बात यह है कि व्यूअर्स, अक्सर जो डॉक्टर्स आपको वेट लॉस के बारे में बता रहे होते हैं वो खुद इससे नहीं गुजरे होते, तो लोग घूम के कहते हैं उनको कि जी आपको क्या पता,
सो दिस इज एक्चुअली वन पर्सन एंड आई थिंक आपने शायद इसीलिए इसके अंदर भी एक्सपर्टीज आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस टॉपिक। उसकी मेन रीज़न ये है कि मैंने इसको सफ़र किया हुआ है। मैंने मेडिकली असिस्टेड वेट लॉस को बाद में एज अ पार्ट एंड पार्सल इसलिए भी अडॉप्ट किया क्योंकि मैं लाइपोसक्शन करती हूँ, मैं नॉन सर्जिकल जो आपके फ़ैट लॉस वाले प्रोसीजर्स हैं वो मैं सारे परफॉर्म करती हूँ। आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दैट। तो आई फेल्ट कि बहुत सारे लोग मेरे पास ओवरऑल वेट के साथ आते हैं, ओबेसिटी के साथ आते हैं और सर से पांव तक लाइपोसक्शन हो तो सकती है लेकिन हाल ख़राब हो जाएगा। लाइपोसक्शन 100% तो नहीं हम सर से पांव तक कर सकते ना, और स्पेशली एक ही गो में। और अगर आपके हम एक्चुअली कोर इशू को फिक्स नहीं कर रहे, जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स हैं, तो उस सब को कर्टेल करने के लिए वी नीड साइकोथेरेपी, वी नीड मेडिकेशन जो कि आपको आपकी हंगर को, आपके खाने की हैबिट्स को थोड़ी सी कंट्रोल करने में हेल्प करे। तो आजकल बेसिकली जो FDA अप्रूव्ड इंजेक्शंस दे वर ऑन द राइज एंड दे वर कमिंग अप। तो आई वांटेड टू हैव दैट एक्सपर्टीज़ ऑल्सो ताकि मैं अपने पेशेंट्स को 360 डिग्री हेल्प कर सकूं। तो अगर कोई ओवरऑल वेट के साथ आता है तो मैं पहले उसको कहती हूँ कि हम वज़न कम करेंगे, हम आपकी लाइफस्टाइल को हेल्दी करेंगे, मैक्सिमम जितना वेट लॉस हम मेडिकली कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, और उसके बाद जो रेजिस्टेंट एरियाज़ रह जाएँ उसकी एक्चुअली लाइपोसक्शन होनी चाहिए। ये बेसिकली इनका तरीका होता है लोगों को नॉन सर्जिकल तरीके से पतला करने का। मुझे भी आपका पता है, बिकॉज अल्टीमेटली वही वाली बात होती है ना, एक दफ़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो गया और आपने वज़न उतार लिया तो फिर वो उतरता रहता है अगर आप हेल्दी तरीके से करते रहें। मेरा एम सिर्फ एज ए पेशेंट से पैसे कमाना नहीं है, ठीक है, दिस इज़ मेरा ये रिस्क कमाने का जरिया है, लेकिन यस, लेकिन सबसे पहले ये कि एज अ डॉक्टर आई हैव टू गिव यू माय बेस्ट ओपिनियन जो आपके लिए बेहतर है। और आइंदा मैं अपने लाइपोसक्शन वाले पेशेंट को भी कहती हूँ कि अगर आप आइंदा खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपनी मोबिलिटी का कोई एक्सरसाइज, वॉक, कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। और बेस्ट चीज़ तो यही है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊँगी कि बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके एक्सरसाइज, फिटनेस, इन सब चीज़ों की तरफ जाएं तो आपको लाइपोसक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर कोई ऐसा एरिया है और आप बहुत पर्टिकुलर है तो आप कराएं, आपका खर्चा भी कम होगा। जो इतने ज़्यादा पैसे आप खर्च कर देंगे एक प्रोसीजर पे, लाइफस्टाइल आपका वही होगा, वहीं आप वापस चले जाएंगे, फिर आपने कितनी दफ़ा ज़िंदगी में लाइपोसक्शन करा लिया। रियलिस्टिक गोल्स नहीं होते, और लाइपोसक्शन आप एक हद से ज़्यादा करा भी नहीं सकते, बार बार भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके वो रिजल्ट्स नहीं आते, स्कार टिश्यू बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई यूजुअली वांट कि मैं उस पेशेंट की लाइपोसक्शन करूं या उसको रेकमेंड करूं जिसका वेट स्टेबल हो, जिसकी बॉडी फिजिक ऐसी हो कि जिसमें सिर्फ चंद एरियाज़ हों जो कि रेजिस्टेंट हों और वो बाकी आपके वेट लॉस को और रूटीन की चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करे। अदरवाइज़ हम रेकमेंड नहीं करते। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं आना चाहूँगी आज के टॉपिक की तरफ। ये बात मैं इसलिए करना चाह रही थी बिकॉज हम अक्सर जब लोगों को शो पे बुलाते हैं तो बाद में जो मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं अच्छा नहीं लेकिन उन्होंने किया क्या हुआ है। तो इंसान की क्वालिफिकेशन और उनका बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है। एक चीज़ जो वेट से ज़्यादा हमारे मुल्क में कॉमन है वो है एक्नी। यस, पूरी दुनिया में दानों का जो दाने निकल आते हैं पीप वाले, तो एक्नी है क्या और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा क्यों है? असल में सिर्फ हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, पूरी दुनिया में जो है वो एक्नी इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। बेसिकली एक बीमारी है। हमें इसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैदे में गर्मी की वजह से निकल आते हैं या बच्चे जवान होना शुरू होते हैं तो सिर्फ उनका ये प्रॉब्लम है। आपकी प्यूबर्टी से लेकर 40-45 की एज तक एक्ने निकलना एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। कुछ लोगों को सारी ज़िंदगी में एक्ने नहीं निकली होती लेकिन उनको 30, 35, 40 की एज पे जाके एक्ने निकल आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ट्रीट ना करें। ट्रीट हमें जब भी एक्ने निकलना शुरू हो हमें इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके 3-4 फ़ायदे होते हैं। एक ये कि आप स्कारिंग से बच सकते हैं, आपको निशान कम से कम पड़ेंगे। एक्नी बेसिकली हमारी जो ऑयल ग्लैंड है जो कि हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उसकी अगर मैल फंक्शनिंग हो जाए आप समझ लें तो उसमें ये बीमारी पैदा हो जाती है। ठीक है, उसमें एक बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, हमारे ऑयल ग्लैंड की सिक्रीशन थिकन हो सकती है या बहुत ज़्यादा बन सकती है, और हमारी जो स्किन का जो टर्नओवर है सेल्स का उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो एक्चुअली 4-5 चीज़ें मिल के हमारी स्किन पे एक्नी करती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब 14 से लेके मतलब जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है उससे लेके 2-4 साल तक तो ऑलमोस्ट हर किसी के ही दाने निकलते हैं। मुझे एक्नी नहीं थी लेकिन मुझे याद है मेरे दाने कुछ 2-4 दफ़ा निकले तो मैं बहुत परेशान हुई। तो हर बड़े ने यही कहा कि रिलैक्स करो, ये तो होता है। बेसिकली जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड है वो हमारे हार्मोनल चेंजेस से सेंसिटिव होता है। तो प्यूबर्टी पे
बेसिकली क्योंकि हमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस हमारे ऑयल ग्लैंड की सिक्रीशन को और उसकी एक्टिविटी को अल्टीमेटली इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मोर और लेस एवरीवन सफ़र्स फ्रॉम एक्नी थोड़ी बहुत। अब बहुत सारे लोग जिनमें फेमिलियल टेंडेंसी होती है, मतलब जेनेटिक है, आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपके फादर मदर को एक्नी रही है तो आप में टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आपकी जो है फ़र्ज़ करें कोई अपनी फेस की स्किन की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखता, स्किन आपकी ऑयली है और अगर आप जो है प्रॉपर्ली उसको क्लींस नहीं करेंगे, वॉश नहीं करेंगे, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्नी हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स की एक्नी होती है, लेकिन बेसिकली मैल फंक्शनिंग है ऑयल ग्लैंड का। अगर आपकी एक्नी निकल रही है और निकलती ही जा रही है तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो फिर ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? अजीब वो गरीब घरेलू टोटके, तो मतलब ये चीज़ मैदे में गर्मी है इसलिए चॉकलेट नहीं खानी यूजुअली। तो अगर हम बात प्लीज करें फैक्ट्स बताइए, फैक्ट्स की ही बात, हमारी चॉकलेट है ना रोके। नहीं, मैं चॉकलेट तो रोकने ही नहीं लगी। बेसिकली अभी तक जो साइंटिफिक स्टडीज़ प्रूव करती हैं किसी भी खाने की चीज़ के साथ एक्नी का बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। यस, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कुछ स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ आपकी एक्नी लिंक हो सकती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको एक चीज़ खाने से हर दफ़ा एक्नी निकलती है, यानी आपने अभी फ़र्ज़ करें मैंने कॉफ़ी पी है और मुझे 1-2 घंटे के अंदर दाने निकलते हैं या उस दिन दाना निकल आता है और हर दफ़ा कॉफ़ी पीने से मुझे दाना निकलता है, तो फिर शायद मेरी अपनी थोड़ी सी समझ ली टेंडेंसी है कॉफ़ी की वजह से एक्नी होने की। रूटीन में 99.9% कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पर्टिकुलरली खाने पीने से आपको दाने निकलते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ आप खाएं पिएं सब, एक्नी का इलाज कराएं और फिर मुझे बताएं कि क्या उस चीज़ के खाने से आपको जेन्युइनली एक्नी थी या नहीं थी। तो यूजुअली चॉकलेट से, मीठा खाने से, फ्राइड फूड खाने से 99% एक्नी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ें इतनी हेल्दी नहीं है, नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूरी था इसके साथ साथ देना, हमें ना खाना खाने देना, खा लो। मतलब 2 चॉकलेट्स खाने के बजाय आई वुड हैव लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ चॉकलेट। आई ऑल्सो लाइक चॉकलेट, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए ना। अच्छा चले, रोंगी मैं बाद में, लेकिन वापस आते हैं। इलाज बताएं एक्नी का। इलाज मुझे ईजीएस्ट से सबसे एक्सट्रीम मैं ये सब जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर बंदा जो इस वक्त देख रहा है, एक्नी और दूसरा मसला छाइयाँ, हम छाइयों पे भी व्यूअर्स बात करेंगे, लेकिन पहले एक्नी पे और इसके निशानों की बात कर लें। हाँ देखो, एक्नी जो है, एक्नी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। कॉमेडोनल एक्नी है जिसमें आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा फ़र्क होता है। जो पैपुलर एक्नी है जैसे रेड दाने होते हैं, उसका ट्रीटमेंट उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी होती है, यानी आपके बहुत मोटे मोटे फोड़ों जैसे दाने निकलते हो, उसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा एग्रेसिव और ये वो वाला है जिसके अंदर खड्डे बन जाते हैं अल्टीमेटली। यस, उसके साथ आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा खड्डे बन सकते हैं, क्योंकि वो लाल सा इतना बड़ा बनता है, फिर उसके ऊपर पस होती है तक होती है ना। हाँ। वो उसकी इन्फ्लेमेशन, तो क्योंकि वो नीचे तक एक्सटेंड कर जाती है, तो फिर वो आपकी स्किन को नीचे से डैमेज करती है, आपका कोलेजन डैमेज हो जाता है, तो परमानेंटली वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के स्कार्स बन जाते हैं। उसकी भी हम अभी बात करते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि अगर आप अपने दानों को पॉप करते हैं तो उसकी वजह से ये दानों को पॉप करने से डेफिनेटली खड्डे बन सकते हैं और पिगमेंटेशन भी हो सकती है, लेकिन जो नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी है, यानी जो बहुत मोटे दाने हैं, खुद ही हो जाती है, उससे खुद ब खुद ही स्कारिंग होगी अगर आप उसका लेट इलाज करेंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे 1-2 आपके फोड़े होना शुरू हो गए हैं तो फौरी ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए। और अगर सिंपलर मेथड से हम ट्रीटमेंट ना कर पाएँ तो हमें ओरल आइसोट्रेटिनोइन, जो इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन, उसके बारे में भी बहुत सारी मिथ्स हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट मोर देन 90% चांस है कि वो एक्नी का परमानेंट इलाज होता है, तो उसका प्रॉपर कोर्स कर लेना चाहिए ताकि हम टाइमली ट्रीट करें। लेकिन उस इन दवाइयों के बारे में जो एक्नी खाने के लिए लोग कहते हैं कि उनसे गुर्दों पे असर पड़ता है, उन पे जिगर पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं है। हर दवाई से, इवन पैनाडोल खाने से भी आपके जिगर पे असर पड़ सकता है, लेकिन क्या हर एक को पड़ता है या हम पैनाडोल यूज़ करना बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमें सर दर्द होता है तो सबसे पहले हम पैरासिटामोल या डिस्प्रिन को रीच आउट करते हैं, ठीक है। तो हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप उसको अंडर सुपरविजन प्रॉपर्ली यूज़ करें और अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके, और अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो हम ज़ाहिर है रिव्यू करते रहते हैं। ये थोड़ी होता है कि हमने आपको दवाई दी तो हम कहें 6 महीने तक यूज़ कर लें, नहीं। यूजुअली हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने आज ट्रीटमेंट किया है तो आपने 3 से 4 हफ्ते बाद फॉलो अप करना है, ताकि हम देखें कि दवाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं करी, दवाई सूट कर रही है, जो दवाई का अपना काम है वो कर रही है या नहीं करी, वरना फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉमेडोनल एक्नी की बात करें, जो कि वाइट हेड्स या सिर्फ ब्लैक हेड्स होते हैं, उसके लिए मेन
स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रेटिनॉइड क्रीम्स होती हैं जो कि पोर्स को क्लीन आउट करते हैं। उसके लिए हम फिज़िकल मतलब केमिकल पील्स या माइक्रोडर्माब्रेजन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पोर्स क्लीन आउट होते हैं और आपका वाइट हेड और ब्लैक हेड रिमूव हो जाता है। ठीक, अगर आपको दानों की शक्ल में एक्नी होना शुरू होगी, जैसे रेड दाने हैं या पस्चुलर एक्नी है, तो फिर आपको साथ में एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ चाहिए होती हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, रेटिनॉइड्स की प्रेपरेशंस की कॉम्बिनेशन फिर हम यूज़ करते हैं। तो यानी कि प्रॉपर व्यूअर्स डॉक्टर से रुजू करें अगर घर में आपको या आपके बच्चों को या फैमिली में किसी बंदे को एक्नी की प्रॉब्लम है। सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहिबा ने कहा कि एक बीमारी है, इसका इलाज किया जाता है। सो इट्स नॉट जस्ट के देखिए, अगर तो जैसे आपको कम निकलते हैं, जैसे मुझे भी कभी ऑफ एंड ऑन निकलते थे, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको परसिस्टेंटली एक्नी हो रही है और फिर वो आपको लग रहा है कि इसने ब्राउन स्पॉट छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वरना ये अल्टीमेटली स्कारिंग की तरफ चली जाएगी। और प्लीज़ ये जो ऑनलाइन नुस्खे मिल रहे होते हैं ना कि आप ये वाली दवाई ले लें, कोर्स ले लें, ये इतने 1000 का या इतने वो या बड़ी सस्ते, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक सीरियस चीज़ है। आपने अपने सिस्टम में एक चीज़ को डालना है, ये ना हो कि अच्छा करने के बजाय नुकसान कर लें। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब हम बताएंगे कि अगर एक्नी के निशान और स्कार्स पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने बात करनी है मेलास्मा यानी कि पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन की, जो भी राइट टर्म है, जो छाइयाँ कहते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डॉक्टर आमना राज हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रही हैं। एक्नी की हमने बात की और ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि एक्नी के लिए प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। कोई भी हम चीज़ें ऑन एयर आपको नहीं बता सकते व्यूअर्स के ये ले लें तो आपकी स्किन जो है वो ठीक हो जाएगी। ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली। और प्लस एक और बात यह है कि देयर आर 100 दवाइयाँ फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर के पास, उसने आपकी स्किन देख के असेस करके फिर आपको ट्रीटमेंट बताना है। और अगर वो वाली मेडिसिन आपके लिए काम नहीं कर रही तो 3-4 हफ्ते बाद उसको चेंज भी करना है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक डॉक्टर के पास गए और 2 हफ्ते में आपके दाने सारे साफ़ नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर ठीक नहीं था। इसका ये मतलब ज़रूर है कि आपको दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, आपको नहीं सूट की, उसमें कुछ और एडिशंस करने की ज़रूरत हो सकती है आपके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी स्कार्स की, निशानों की और एक्नी स्कार्स की, लेकिन उसके साथ ही मैं ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की इसलिए बात करना चाहती हूँ और पिगमेंटेशन यानी कि छाइयों की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्नी हुई, आपकी एक्नी सेटल हो गई, लेकिन उसके बाद आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली बार बार बनना शुरू हो गए और खड्डे भी मुंह पे पड़े हुए हैं और फिर उन एरियाज पे छाइयाँ भी पड़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसे भी एक्सट्रीम केसेस देखे हैं। उसमें ये कि वो जो एक्नी स्कारिंग के साथ जो आपको छाइयाँ या पिगमेंटेशन नज़र आ रही होती है वो हमेशा छाइयाँ नहीं होती, वो अक्सर एक्नी स्कार्स के ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, खड्डे होते हैं। एक्नी स्कार्स में आपके आइस पिक स्कार्स होते हैं, बॉक्स स्कार्स होते हैं, रोलिंग स्कार्स होते हैं, यानी वो पोर की तरह डॉट डॉट स्कार्स भी हो सकते हैं, वो बॉक्स स्कार्स हो सकते हैं, यानी फ्लैट ऐसे करके आपको अपेयर होंगे कि जैसे बिल्कुल एक डिप्रेशन है। और कुछ एक बड़े लंबे से स्कार चल रहे हैं और बहुत दूर तक जा रहे हैं तो उनको रोलिंग स्कार्स बोलते हैं। अब इन सब में आपका अल्टीमेटली जो कोलेजन की लेयर है वो साथ डैमेज हो गई होती है, जिसकी वजह से वो स्किन नीचे चिपक जाती है। अगर उसमें आपको ब्लैक या ब्राउन कलर भी यानी डार्क हो गई है स्किन, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन थी, जो रेडनेस थी, उसने वहाँ ब्राउन कलर छोड़ दिया और वो बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन है। अक्सर लोगों को उसमें छाइयाँ नहीं होती, कुछ लोगों को उसके साथ इन एडिशन छाइयाँ भी हो जाती हैं। छाइयों के लिए जो नॉर्मल हमारे कॉमन एरियाज़ हैं वो चीक्स हैं या नोज़ है, फोरहेड है, अराउंड द लिप एरिया है, और वो भी यूजुअली कुछ लोगों को हार्मोन्स, लोगों की लाइनें, अच्छा लाइनें जो हैं वो डिफरेंट है। हम देखो नहीं, वो काली जो लाइन है उसमें ना बीमारियां हैं बहुत सारी। यस, उस वो एक एंथोसिस होता है, प्रेगनेंसी में मेलाज्मा भी होता है। अब हम पहले एक्नी स्कार्स की हम बात कर लेते हैं ना, ताकि उसको पॉइंट को ख़त्म करते हैं। जो एक्नी स्कार्स का ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो ये कि हमने मेक श्योर करना है कि आपको 100% आपकी एक्नी सेटल हो गई है। तो अगर तो आपको अभी भी कोई एक दो निकलते हैं महीने में, तो इसका मतलब है कि वो अल्टीमेटली साल में आपको 24 नए निशान छोड़ेगा। तो आपको एक्नी को 100% ट्रीट करना है। सेकेंडली
उसको हमें अगर तो उसमें कलर है यानी डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, तो पिगमेंट लाइटनिंग दवाइयाँ भी साथ देनी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ ये है कि उसके लिए हमें कोई ना कोई लेज़र या माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे कोलेजन को दोबारा रिवाइव करने के लिए, क्योंकि लोग पहले फिलर्स डालते थे दानों। फिलर भी डाल सकते हैं, लेकिन देखो फिलर इज खड्डा है तो डालें, खड्डा है तो डालें। अगर डॉट डॉट स्कार्स हैं या आपने फ़र्ज़ करें फिलर परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, फिलर उसमें है कि फ़र्ज़ करें किसी की शादी होने वाली है, किसी के कोई इवेंट्स है इंपॉर्टेंट और उसको अपनी एक्नी स्कारिंग में कोई एक इमीडिएट इंप्रूवमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम कहते हैं चलें फिलर कर लें, 6 months to 1 year चलेगा, उसके बाद फिर हम परमानेंट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। परमानेंट ऑप्शन का मतलब ये होगा कि जो कोलेजन डैमेज था हमने उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करना है, रीसर्फेसिंग करनी है स्किन की, ठीक। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनेटेड लेज़र रीसर्फेसिंग के साथ हम करते हैं, अर्बियम ग्लास फ्रैक्सल के साथ करते हैं, या माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ, जो आपकी नीडल्स अंदर जाती हैं और फिर वो वहाँ पे जाके रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिलीज़ करती हैं और कोलेजन बिल्डिंग को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक। उससे हमारी स्किन रीसर्फेस भी होती है, टेक्सचर भी बेहतर होता है, और फिर जब कोलेजन बनेगा तो वो स्कार आपका ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाएगा। अगर कुछ स्कार्स माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्सल को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उसके लिए एक्नी स्कार रिविजन या स्कार सर्जरी भी हम करते हैं, जो कि सब्सिजन सर्जरी होती है। जो स्कार आपका समझ लें यूं करके चिपक गया है तो उसको ख़ास नीडल्स के साथ हम उस स्कार को ब्रेक कर देते हैं, ताकि जो चिपका उठा देते हैं और फिर उसके अंदर फिलर डाल सकते हैं ताकि वो स्किन वहाँ से स्मूथ हो जाए। लेकिन फिलर आपने खुद कहा है कि परमानेंट नहीं है। लेकिन देखो आपने उसको डाल लिया, फिर उसको लिफ्ट कर लिया ताकि वो दोबारा ना चिपके, और फिर उसके बाद दोबारा से लेज़र की ताकि वहाँ पे कोलेजन, अल्टीमेट गोल ये है कि आपने किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे कोलेजन बिल्ड करना है। TCA क्रॉस करते हैं आइस पिक स्कार्स के लिए, दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ केमिकल पील, जिसमें सिर्फ उन डॉट डॉट्स में हम TCA पील लगाते हैं ताकि वहाँ पे कोलेजन की प्रोडक्शन हो जाए। तो ये तो मेन चीज़ें हैं जो एक्ने स्कारिंग के लिए। यानी कि जो लोग पहले अपसेट होते थे और कहते थे कि यार मुंह का बेड़ा गर्क हो गया है, तो सोल्यूशन है, लेकिन क्योंकि कोई 10 साल पहले हर कोई कहता था फिलर करा ले, उनके अंदर ना खड्डों में फिलर करा ले। हम अभी भी कॉम्बिनेशन करते हैं, लेकिन एक्नी स्कार्स का जो ट्रीटमेंट है वो आपको 4-5 चीजें कंबाइन करनी पड़ेंगी। ये ट्रीटमेंट तो नहीं है ना वो फिलर नहीं, फिलर तो हमें एक टाइम वो वक्त गुजारने के लिए ट्रीटमेंट टू कैमोफ्लेज द स्कार्स इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ठीक है ना। तो और प्लस ये कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स को मिला के भी हम एनीवेयर बिटवीन 30 to 90% पेशेंट की स्कारिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोगों की स्कारिंग 80-90% ठीक हो जाती है, कुछ लोगों के स्कार्स इतने बुरे होते हैं कि वो बेचारे 30-40% से ज़्यादा ठीक नहीं हो सकते। तो माय मैसेज अगेन वुड बी कि पहले एक्नी पे फोकस करें, ये मत सोचें कि अच्छा स्कारिंग अगर हो जाएगी तो हम उसको ट्रीट कर लेंगे। कभी भी आपका चेहरा उस तरह से स्मूथ सिल्की ग्लास लाइक नहीं हो सकता अगर आपने एक दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्नी स्कारिंग आपको हो गई है तो। अच्छा, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स छाइयाँ, क्योंकि स्कारिंग और एक्नी तो एक तरह से हमने कवर कर ही ली। एग्जैक्टली। तो पिगमेंटेशन एंड उसके साथ साथ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। हाँ, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की जैसे मैंने बात की, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जिनकी टेंडेंसी है कंसिस्टेंटली होने की, उनके लिए नाक पे होता है ट्रीटमेंट्स लाइक माइक्रोडर्माब्रेशन, हाइड्रोफेशियल, जो कि सक्शन के साथ ब्लैक हेड्स को क्लीन आउट करते रहें। एक तो ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपकी ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करें। जैसे मैंने कहा कि जो ब्लैक हेड और वाइट हेड है, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्नी विच इज़ गोइंग टू कम अप, ठीक है। तो आपकी ये एक्नी की किस्म है, इसको कॉमेडोनल एक्नी बोलते हैं। ब्लैक हेड्स ओपन कॉमेडोन्स होते हैं, वाइट हेड्स आपके क्लोज्ड कॉमेडोन्स होते हैं, ठीक। तो आपने ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी को नॉर्मल करना है और उसमें सबसे बेस्ट चीज़ आपके रेटिनॉइड्स होते हैं। लेकिन अगेन सेइंग seek a consult, make sure that you are using the proper retinoid for your skin. मुख्तलिफ टाइप की रेटिनॉइड क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट रेटिनॉइड रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती हैं। तो आपके लिए कौन सी बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको हेल्प कर सकता है। और अगर सिर्फ रेटिनॉइड लगाने से ना जाएं तो माइक्रोडर्माब्रेशन, स्मूथ बीम लेज़र, हाइड्रोफेशियल, ये सब वो ट्रीटमेंट्स हैं जो उसको सक्शन आउट करके उसको क्लीन आउट कर देते हैं। यानी कि क्लीन आउट किया आपने, अपनी ट्रीटमेंट की, फिर अगर आपको डेवलप होते हुए नजर आए आपने फिर किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाता है। मेंटेनेंस पे फिर आप आ जाते हो ना, यानी रेटिनॉइड और फिजिकल सक्शन का आपने कॉम्बिनेशन कर लिया है, तो एक दफ़ा क्लीन आउट कर लिया है तो फिर आप रेटिनॉइड्स यूज़ करते रहते हैं ताकि आइंदा वो आपकी जो डेवलप होते हैं रिपीटेडली वो कंट्रोल हो जाते हैं। छाइयाँ हर बंदे का प्रॉब्लम, और आजकल तो पता नहीं क्यों बहुत ही कॉमन हो गया।
मैं उस दिन किसी से कंप्लेन कर रही थी कि मेरे यहाँ पे और यहाँ पे छाई थी, अल्लाह का शुक्र है आपने ट्रीटमेंट वगैरह की, यहाँ वाली तो ख़त्म हो गई है, यहाँ पे अभी थोड़ी सी है। क्या मसला है, क्यों इतनी ढीठ होती हैं छाइयाँ? एक तो ये कि एक तो अजाब पड़ जाए तो बुरी लगती हैं और फिर जाती नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये हार्मोनल भी हो सकती हैं। फीमेल्स में मोस्टली दे स्टार्ट इन प्रेगनेंसी और बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। सम पीपल जस्ट, एक ये रीज़न है। दूसरी रीज़न हमारी बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम्स अप्लाई करने का, मर्क्यूरी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स अप्लाई करने जो हम लगाते हैं, उसकी वजह से अल्टीमेटली छाइयाँ पड़ सकती हैं। मैंने तो नहीं कभी वाइटनिंग क्रीम, प्रेगनेंसी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दे मेक यू ससेप्टेबल टू डेवलप मेलाज़मा। और ये हमारे रीजन का ना, मतलब जो एशियंस हैं उनमें ये टेंडेंसी है। मेलाज़मा बेसिकली क्या है कि आपके जो मेलानोसाइट्स हैं, जो रंग बनाने वाले खलियाँ हैं, सेल्स हैं, वो ज़्यादा रंग बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके ब्लड प्रेशर में, आपकी आर्टरीज़ में हार्ट ज़ोर से पंप कर रहा है तो आपकी आर्टरीज़ में प्रेशर ज़्यादा है। डायबिटीज़ में आपकी इंसुलिन सही काम नहीं कर रही तो आपके शुगर लेवल ज़्यादा होने शुरू हो गए। इसी तरह आपके जब मेलानोसाइट्स ज़्यादा रंग बनाएंगे तो वो छाइयाँ पड़ जाएंगी, कलर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी कि सेल्स ने रंग ज़्यादा बनाया। तो अब आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे? मोस्टली लोग क्या करते हैं आजकल, PRP कर रहे हैं या स्पेक्ट्रा कराते जा रहे हैं सिर्फ, या पिको लेज़र कर रहे हैं और नैनो नीडलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अलोन। वो अलग से मेलाज़मा का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने मेलाज़मा को टारगेट करना है तो सबसे पहले आप जो एक्स्ट्रा रंग बन रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक। जब आपने उसको कंट्रोल कर लिया है तो 90% चांस है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो छाइयाँ पहले से थीं वो लाइटन होना शुरू हो जाएंगी। अगर वो लाइटन नहीं होती तो फिर आप इन एडिशन ट्रीटमेंट्स लाइक माइक्रोडर्माब्रेशन हो गया, स्पेक्ट्रा, पिको लेज़र, कोई ना कोई एक्सफोलिएटिव चीज़ जो कि ऊपर वाले रंग को इरेज कर दे, वो फिर हेल्पफुल होती है। आई यूजली डोंट रिकमेंड लेज़र्स एज द फर्स्ट रिजॉर्ट। हमारा फोकस होता है कि हम, क्योंकि प्योर डर्माटोलॉजिस्ट पहले हैं और अगर हम सिर्फ दवाई से पेशेंट का इलाज कर सकते हैं तो हमें दवाई पे फोकस करना चाहिए। अब होता क्या है कि अक्सर रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो कोई एक और आपको वो सूट नहीं कर रही, तो डॉक्टर के पास जाके आप उस मेडिसिन को चेंज कराते हो नए सिरे से, या उसको कम ज़्यादा करते हैं, साथ कोई नई दवाई ऐड करते हैं, या कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, लोग कहते हैं कि छाइयों से 100% जान नहीं छुड़ाई जा सकती। ये एक मिथ है कि 100% आप इट इज़ ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। किस तरह ट्रू है? कुछ लोगों में अच्छा चली जाती हैं, जैसे क्लोआज़मा यानी प्रेगनेंसी में जो मेलाज़मा होता है, अक्सर लोगों को वो ऑटोमेटिकली, मेरा नहीं गया ना, आपका नहीं गया, उस सिचुएशन में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। टाइम के साथ साथ जो हम बहुत सारे कहते हैं, लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं, जो हम बहुत सारे केमिकल्स फेस पे लगाते हैं, इवन मेकअप करते हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स फेस पे हमारा केमिकल एक्सपोजर होता है, ऑल दिस लीड्स टू पिगमेंटेशन अल्टीमेटली। प्लस हमारी एज के साथ साथ बचपन से तो हम सन ब्लॉक लगाते नहीं आ रहे, तो जो एरियाज़ प्रोन है कि वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएगा पिगमेंटेशन का, तो वो एक सर्टेन एज के बाद जाके स्किन वहाँ से रिपेयर नहीं होती, वो सेल्स हाइपर होना शुरू हो जाते हैं और एक्स्ट्रा पिगमेंट बनाना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि अब आपकी पिगमेंटेशन, फॉर इंस्टेंस किसी एक बंदे की पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाती है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता दवाई को कम करते हैं। अगर हमें लगता है कि अच्छा नहीं, इसकी तो दवाई बंद करने से पिगमेंटेशन दोबारा आना शुरू होगी, तो हम उसको कहते हैं कि भाई आपको इसको मेनटेन करना पड़ेगा और आपको मेडिसिन लगाते रहनी पड़ेगी। कुछ लोगों की इतनी रेजिस्टेंट होती है कि जैसे ही हम दवाई को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं वो बेहतर होती है, लेकिन फिर निकल के और मतलब वो और फ्लेयर हो जाती है। तो हमें इंग्रेडिएंट्स चेंज करने पड़ते हैं और हर एक को उसके मुताबिक ट्रीटमेंट को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। कोई एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जो हम कहें ये यूज़ कर लें तो आपकी छाइयाँ ठीक हो जाएंगी। 100 दवाइयाँ हैं, अगेन मतलब डिफरेंट प्रेपरेशंस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं हमें पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो हम हर पेशेंट को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करा के फिर उसके मेलाज़मा को ठीक करते हैं। अल्टीमेटली आपका पैगाम क्या है व्यूअर्स के लिए? मेरा पैगाम अल्टीमेटली, अगर आप मुझसे पूछो ना, तो आप जो बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया से नुस्खे लेके, टोटके देख के, किसी ऐड में, किसी ऐड से इंस्पायर होके कि जी क्योंकि एक ये दिन सारी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में एक्नी स्कार्स, पिगमेंटेशन, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, ये वो एरिया है जिनके बारे में आपने देखा नहीं है, ऐसी लोगों ने क्लेम्स किए होते हैं। मतलब हम लोग, क्योंकि आपका कहाँ आप कनेक्टेड है इस फील्ड से, तो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आती रहती होंगी रातों रात छाइयाँ ख़त्म, 3 दिन में मोटापा ख़त्म,
2 घंटे में एक्नी का मुकम्मल इलाज, तो कैसे हो सकता है? इंस्पायरिंग ज़रूर होता है, कैची ज़रूर हैं, और लोग बेचारे बहुत मासूम और अनरियलिस्टिक भी है, और अनरियलिस्टिक भी हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि यार इसको अकल नहीं मानती, उसको खोल के देखें ज़रूर, लेकिन उसको अंधाधुंध फॉलो मत करें। दूसरा, हम फेसबुक ग्रुप्स पे बहुत ज़्यादा मशवरे लेते हैं। मैं कहती हूँ अगर कोई डॉक्टर मशवरा दे रहा हो तो आप उसकी बात ज़रूर सुन लें, लेकिन अगर आप उससे कहें कि जी, आपको कोई कहे कि जुगन आप मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन दे दें जो डॉक्टर आमना ने आपको दिया है, तो हो सकता है जो प्रिस्क्रिप्शन आपको मैंने दिया है वो दूसरे को बिल्कुल भी ना सूट करे। मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, मेरी क्योंकि अल्लाह का शुक्र, लाइक आई सेड, इस साइड से बिल्कुल ख़त्म हो गई छाई, यहाँ पे हल्की सी बिल्कुल अब रह गई है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू आमना बाय द वे, क्योंकि मैं बहुत तंग थी। वेरियस डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हमने, कोई 15 डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट्स के बाद कहीं जाके कुछ चीज़ सेटल होनी शुरू हुई। एंड व्यूअर्स पेशेंटली नूर को पैदा हुए अब माशाल्लाह 3 साल से ज़्यादा हो गए, और मैंने कोई नूर को जब फीड कराना छोड़ा, क्योंकि आमना ने कहा था कि एक दफ़ा इसको फीड करा लो, जब एक दफ़ा उससे फ्री हो जाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगी लगाने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो व्यूअर्स पेशेंटली करना पड़ता है ना चीज़ को, इस तरह का फिक्स आपको नहीं मिल सकता। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है उसको जाते जाते भी टाइम लगेगा। प्लस तो हमें अंधाधुंध सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपने, मैंने पहले भी मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में बात करती रही हूँ, जो लोग अफोर्ड बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, दे कैन गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ डर्माटोलॉजिस्ट बैठे हैं, उनसे प्रॉपर इलाज कराएं। एक दफ़ा नहीं ठीक होते दूसरी दफ़ा दोबारा जाएं। वहाँ ज़ाहिर है आपको लेज़र्स वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन कम से कम दवाइयों से आप इलाज कर सकते हैं। घरेलू टोटके करके स्किन ख़राब करने से आप एटलीस्ट बच जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो मिक्स क्रीम्स हैं, वाइटनिंग क्रीम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे 100% अवॉइड करना चाहिए। बेहतर मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी पिगमेंटेशन और छाइयों के इलाज पे फोकस करना चाहिए। सन ब्लॉक यूज़ करना मैंडेटरी है। जिनको एक्नी है वो अपनी स्किन टाइप के, अगर तो उनकी ड्राई स्किन है और फिर भी उनको एक्नी निकलती है, उनके लिए डिफरेंट फेस वॉशेज़ और डिफरेंट एक क्लींजिंग रूटीन होती है। जिनकी ऑयली स्किन है उनकी फ़र्क होती है। तो यू शुड सीक प्रॉपर हेल्प। हेल्प इज़ वेरी क्लोज टू यू। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है ना लोग अवेलेबल नहीं होते, डॉक्टर्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क में बहुत पढ़े लिखे डर्माटोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, और आप उनके पास जाएं, उनसे हेल्प लें, और इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, ब्लेस यू। यू वेलकम। व्यूज़ वही वाली बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, अपने नुस्खे, ये हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर एक बंदे को घर में ज़ुकाम है, तो अगर दूसरे बंदे को भी ज़ुकाम हो जाता है तो उसको आप वो दवाइयाँ नहीं दे सकते जो आप ले रहे हैं। आपको पहले चेक करना है। हो सकता है कि आपको कोविड हुआ हुआ और दूसरे बंदे को निमोनिया हुआ हुआ। सो द पॉइंट इज़, हर चीज़ का इलाज मुख्तलिफ होता है और हर इंसान का इलाज मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। अगर इतना आसान होता है ये काम करना तो बंदा 2 चीज़ें कंप्यूटर में डाल के जवाब ना ले लेता और वो फिर ठीक भी होता। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इंसान को हमेशा प्रॉपर डॉक्टर से रुजू करके अपनी स्किन टाइप, अपनी बॉडी के हिसाब से नुस्खा लेना चाहिए, और अपने नुस्खों को वंडना नहीं चाहिए रैंडम लोगों को, बिकॉज आप किसी और का बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। इस नोट पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर आमना का बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या बात है, दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू हुमा ख्वाजा और हुमा के साथ उनके बहुत ही टैलेंटेड साथी सलमान अली जो परकशनिस्ट हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं हम, इसलिए उनको किसी एक के ऊपर नहीं सेट कर सक रहे इस वक्त। देन वी हैव माजिद अली ऑन द कीबोर्ड एंड मोहसिन ऑन द गिटार। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ओके यंग लेडी, यस मैम, आज मैंने पॉप म्यूजिक की बात करनी है। ऐसा ही है। पॉप म्यूजिक आखिर है क्या और पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक क्या है? क्योंकि आपने जिसका गाना गाया अभी, बिल्कुल नाज़िया हसन का, हाँ जी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। एक तो आपकी इंस्पिरेशन भी हैं, शी इज़ वन ऑफ योर इनिशियल म्यूजेस। शी इज़ द वन जिनकी वजह से आई स्टार्टेड सिंगिंग एक्चुअली, बिकॉज शी इंस्पायर्ड मी सो वेल। उस ज़माने में जब कैसेट का ज़माना था, मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग हैं जिनको पता है कैसेट क्या होता है, एंड देन उसके बाद CD और फिर ट्रांजिशन चलती रही। उस ज़माने की बात है जब उनके बूम बूम और उनके डम डम DD एंड सारे ये गाने आए। नाज़िया हसन का इंट्रो इस तरह से किया जा सकता है कि शी इज़ द आइकॉन ऑफ पॉप म्यूज़िक इन एशिया, नॉट ओनली पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शी रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री इन अ वे कि पूरी दुनिया अब हमें नाज़िया हसन के नाम से जानती है। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि अगर मैंने उनका गाना गाया, दिल की लगी, जो भी मैंने परफॉर्म भी किया लाइव, और उस गाने को एक तरह से रेंडिशन की थी, और उस वजह से मेरी भी एक आइडेंटिटी बनी टेक्निकली स्पीकिंग। तो दैट्स ऑल आई कैन से। और पॉप म्यूज़िक क्या है? पॉप म्यूजिक है क्या? बिकॉज हमेशा लोग पॉप की बात करते हैं, पॉप कम्स फ्रॉम पॉपुलर। यस यस, बट अभी तो ये पॉपुलर ही नहीं हुआ था, तो ये पॉप कैसे हुआ? आप समझिए मेरी बात। नाज़िया जी को अगर हम कहते हैं कि शी इज वन ऑफ द इनिशियल पीपल, शी स्टार्टेड द पॉप म्यूजिक इन एशिया, इरा इन एशिया, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया। यस, तो वो समझ नहीं आती। मैं बताती हूँ, देखिए जी, पॉपुलर म्यूजिक को क्लासिकल की समझ आती है, फ्यूजन की भी समझ आती है, जो कंफ्यूजन में चला जाता है। पॉप क्या भला है? I'll tell you. आपकी बिरादरी के लोगों का मसला है, इसलिए मैंने कहा मैं आपको डाल देती हूँ। बिल्कुल सही जगह पर आया ये मसला जी, आपने निशाना बिल्कुल ठीक लगाया। पॉपुलर म्यूजिक ऐसी म्यूजिक जो एक आम आवाम में नॉर्मली पॉपुलर हो जाए, लाइक इट कैन बी नॉट, लोग इसको रॉकेट साइंस ना समझें, उसको सुन के मज़ा आए और अपने कामों पे निकल जाएं। वेरी सिंपल म्यूज़िक और एन्जॉयबल ऑल्सो। क्लासिकल के लिए एक ख़ास नीश ऑडियंस होती है। इसी तरह डिफरेंट तरह के जॉनर्स होते हैं गानों में। ये ट्रैप है, ये डब स्टेप है, ये ट्रांस है, ये ट्रिपी है, ये रॉक है, ये ब्लूज़ है, ये जैज़ है। कभी तो ट्रिपी आप हमें भी कर देती हैं अपने म्यूजिक के थ्रू, हमारे ब्रेन को आप ट्रिपेशन की तरफ ले जाती हैं। टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो पॉप म्यूजिक इज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉपुलर अमंग नॉट ओनली टीनेजर्स, नॉट ओनली यूथ, अमंग एवरीबॉडी। तो बिल्कुल इस सिंपल सी चीज़ है। लेकिन नाज़िया हसन ने जब ये गाना गाया, सबसे पहला उनका जो गाना जो भी था उस ज़माने का, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, उसके अलावा न्यूमरस सॉन्ग यार उनके, तो मतलब कितने मैं बताऊं, पूरा शो ख़त्म हो जाएगा। बूम बूम, डिस्को दीवाने, यस, जो कि अभी नेबरिंग कंट्रीज़ ने मूवी में भी लिया है गाना डिस्को दीवाने। तो वो जब आया, लोगों ने कहा, उस ज़माने में सारा ज़्यादातर जो चल रहा होता था, मेरा ख्याल है मेहंदी हसन हो गए, गुलाम अली हो गए, महनाज साहिबा हो गई, मैडम ऑफ कोर्स मैडम, तो ये वो नय्यरा नूर, ये वो जॉनरा था उस ज़माने में। ये बेंजामिन सिस्टर्स वगैरह बहुत बाद में आए, गज़ल, क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल, ये वो टाइम था। और अचानक से जी नाज़िया हसन का आता है, उस वक्त कव्वाली बहुत पॉपुलर थी। अचानक से गाना आ गया जी, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी। लोगों ने कहा यार ये क्या सीन है। उसके बाद जी बट इनिशियली पुशबैक आया था, बिल्कुल आया था। इनिशियल पुशबैक इस तरह से आया था कि नाज़िया हसन से पहले मेरा ख्याल है, वही मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि हो सकता है कि बेंजामिन सिस्टर स्टार्टेड लिटिल बिट, मतलब बट लेकिन वो नाज़िया के बाद आई, मतलब कुछ आगे पीछे ही है ना, थोड़ा सा आगे पीछे। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। एंड द पॉइंट इज, छोटी सी एक बच्ची ने शी वाज अ लिटिल गर्ल, इट टेक्स गट्स इतना बड़ा स्टेप लेना। एब्सोल्युटली। और अगर पर्सनालिटी की बात करें तो बहुत ही शाय, मतलब आप और मैं बहुत आउटगोइंग हैं। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, लाइक यू नो, आयरनिकली सेइंग के व्हाट अ डाइकोटमी के एक शाय बिल्कुल इंट्रोवर्ट बच्ची और इतना बड़ा नाम, और म्यूजिक रेवोल्यूशन ले आई ना पाकिस्तान में। ऐसा वैसा जी, ऐसा वैसा, इस तरह से कि जी सीडीज और रिकॉर्ड्स एंड देन बिलबोर्ड चार्ट्स। उस जमाने के सीडियां क्या, उस वक्त तो टेपें ही होती थी, टेपें। फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट वन ऑफ दोस लास्ट एल्बम्स केम इन द सीडी फॉर्म, अदरवाइज हाँ, अमेजिंग अमेजिंग, टू गुड। तो ये सीन था। जब हम बात करते हैं पॉप म्यूजिक की, तो पर्सनली हुआ योर फेवरेट्स,
ज्यादती है कि मैं कहूँ कि एक फेवरेट की बात करें, वो तो नाजिया जी का हमें पता ही है, बिल्कुल शी इज ऐसा योर ही है। फेवरेट। Yes. एंड वो जो कहते हैं ना, समटाइम्स यू लुक एट समवन एज अ रूहानी उस्ताद और व्हाटएवर। हाँ। सो यू नो, हु आर द पीपल पॉप की दुनिया में जो आपको लगता है कि ट्रूली डिजर्व करते हैं पॉप स्टार्स का टाइटल? देखिए, अगर वेस्ट में जाए, मुश्किल में आपको डाल दिया बहुत मैंने। ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन चलें हम I'm gonna be a politically correct person right now in a way कि अगर हम जिंदगी में पहली दफा ये होंगी, पहली दफ़ा ऐसा, अदरवाइज तो नो फिल्टर ही होता हाँ है जी, सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों का गुरूर- एक ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो HSY वाला मैंने शो देखा था और मैं 3 दिन तक सिर्फ हंस रही होती थी। जी, सिर्फ हंस रही होती थी। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज गोइंग टू जेनेवा फ्लाइट्स उसको देखने के बाद, और सारी गोरा पार्टी, मैं आंखें बंद करती थी, गैलरी में खड़े होकर मुझे हंसी आ रही होती थी। Why are you laughing unnecessarily? Is some kind of some delusional stuff going on in your head? मैंने कहा no, you don't want to know. You don't want to know. You don't want to know. It's You okay. don't know कि इन पापी It's okay. आंखों ने क्या देख लिया। नहीं, मगर ये जो वो शो था, that cherished my entire 7.5 hours flight, कि मैं एक स्माइल के साथ उतरी थी कि मुझे बस वो याद आई जा रहा था। पागलों के सर पे सींग नहीं होते। What a pleasant और क्या hilarious, super hilarious show. So coming back to the question. The question. जी बिल्कुल, जो फेवरेट मेरा देखा जाए तो अब एक मिनट, वेस्ट की तरफ ना जाने की कोशिश एक करना। नाम तो ले सकते हैं जो अभी हमने अभी डिस्कस भी अच्छा किया था चले, कि आप वेस्ट एक की वेस्ट बात का- करें, वहाँ से फिर बचपन आते में हैं। आपकी इंस्पिरेशन वेस्टर्न, जी। और फिर मैं पाकिस्तानी, क्योंकि देखिए जब हम पॉप म्यूजिक की बात करें व्यूअर्स, पॉप म्यूजिक एक्चुअली किसी एक एरिया का नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका नाम ही पॉप म्यूजिक इसलिए होता है कि वो अगर पाकिस्तान में बना है, वो जर्मनी में भी प्ले हो रहा है, तो वो जर्मनी का भी पॉप म्यूजिक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो म्यूजिक एक्चुअली के कोई बॉर्डर्स और बाउंड्रीज नहीं होते। या फॉर एग्जांपल पसूड़ी आई विल कंसिडर एज अ पॉप म्यूजिक। हाँ, इट्स पंजाबी बट इट्स एथनिक पॉप म्यूजिक, और वो इस वक्त एंड इट्स मेड पंजाबी कूल अगेन। कूल अगेन। जबकि पंजाबी इज अ ब्रिलियंट अमेजिंग लैंग्वेज। Yes, I लेकिन love it. अब यंग जनरेशन अली सेठी की वजह से यस, पंजाबी में इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रॉपर। पसूड़ी के बाद अब देखें ग्लोबली इस तरह से वो रिकग्नाइज्ड हुआ है कि जो हम अभी बात कर रहे थे पॉप म्यूज़िक की, तो एज अ पॉप नंबर वो जर्मनी में भी चल रहा है, वहाँ के लाउंजेस में, बुद्धा बार में चल रहा है वो नंबर, कैन यू बिलीव इट। तो इस तरह से जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक म्यूज़िकल लाउंज है, नाम उसका बड़ा काफ़ी अजीब कंट्रोवर्शियल सा है बुद्धा बार, बट इट्स अ म्यूज़िकल लाउंज एक्चुअली। तो ये वहाँ पर भी चल रहा है, जिनको समझ नहीं आ रहा। अब हम भी तो जी देखा जाए तो सारे कितने सारे स्पेनिश सिंगर्स हैं जिनके हम गाने और रिकी मार्टिन के गाने सुन रहे हैं, समझ कख नहीं आ रहा क्योंकि स्पेनिश में गा रहा है, म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं जी सारे। तो फिर वो वाला केस है, गोरों के शक्ल भी तो था, खुश शक्ल भी थे भाईजान, खुश शक्ल भी तो थे भाई भाईजान, साहब। खुश शक्ल भी। बॉन जो गाते भी अच्छा थे, लेकिन दिखने में भी इतने उनकी आवाज़ और तस्वीर दोनों ही अच्छी थी। जी जी, बिल्कुल जी, बाजी जी ऐसे ही है। बाजी जी ऐसी जी, बात जी, है, जी, ऐसे इतना ही। तो कहना बनता है हमारा। अच्छा, उम्र के जिस हिस्से में हम हाँ पहुंच जी, गए हाँ हैं, जी। इतना तो हम कह सकते हैं। अच्छा, बट द थिंग इज, जैसे कि मैं आपको कह रही थी बचपन में, यू वर reminding me of a few things and I said, मुझे क्या बात कर रहे हो? I grew up listening to Bon Jovi, Michael Jackson, yes. Michael Bolton even. as अभी much हमने as I'm माइकल embarrassed बोल्टन to की admit. बात की थी। Madonna. या वो लॉट, देन ब्रिटनी came along and all of these people. तो मैं वो सुन रही थी अंग्रेजी का। रिचर्ड मार्क्स, स्टीवी वंडर। नहीं, ये बुड्ढे हैं, ये पुराने हैं। ब्रायन एडम बुड्ढा ये है, उनसे पुराने हैं। ब्रायन एडम उनके ज़माने के फिल हैं। कॉलिंस बुड्ढा है, फिल कॉलिंस, बट ये स्टीवी, दिस वन, रिचर्ड मार्क्स, वो हाँ, रिचर्ड मार्क्स is रिचर्ड कुछ। इज ओके, हाँ, ही इज फाइन। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ठीक कोई भी नहीं है, वो जरा देखो वो ना रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू वो से रिश्ते लड़की के बात पॉइंट कर ऑफ रही व्यू है। से उनको बात आ रहा है। मैंने कुछ मैट्रिमोनियल कुछ हाँ, कुछ ख्वाहिशात देखे, ख्वाहिशात, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे हर शादी हो, लेकिन हर रिचर्ड पे दम निकले, हर रिचर्ड पे दम निकले। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान आए ना वापस, आते हैं। बट अगर आप पॉप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं और हमारी जनरेशन के पॉप म्यूजिक में इंटरेस्टेड, तो ये वाले आर्टिस्ट को जरूर देखिए। माइकल जैक्सन और मैडोना तो सब ने ही सुना हुआ है, बॉन जोवी भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट रिचर्ड मार्क्स एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, ये बड़े यूनिक और इंटरेस्टिंग इनका म्यूजिक था। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब चलें हम वेस्ट को छोड़ देते हैं, अब आते हैं वापस लैंडिंग हम यहाँ पर कराते हैं, जरा पाकिस्तान लैंड कराते हैं, जहाँ के गाने सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर नहीं, पूरी दुनिया में कॉपी किए गए, पूरी दुनिया में। ओह, और आपके भी कॉपी किए गए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही जी, जी। है। हदीका की कॉपी की है सजाद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। तो वापस कमिंग बैक टू पाकिस्तान, एवरीबडी, अब मैं बाजी अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करूंगी तो मुझे माफ़ कर दें। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी बुरे हैं, नहीं, ऐसा, थैंक यू। आई एम जस्ट सेइंग कि कौन से जो लोग मेरा हैं पर्सनल फेवरेट है, जिनको आप रेगुलर सुनती हैं, जो इस वक्त आपकी गाड़ी के प्लेलिस्ट में है। जो मेरी कहने गाड़ी लगी थी सीडी, मैंने कहा कौन सी नहीं, सीडी? केड़ी सीडी, केड़ी हाँ जी, हाँ जी।
मेरे जो इस वक्त हैं जी, मुझे आसिम अजहर एक पॉप सिंगर है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त, इज़ वेरी गुड। जिन है पूरा का छोटा, जिन है वो पूरा छोटा जिन, छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़े जिन बन गए, छोटे पैकेट में बड़ा पटाखा है, बड़ा पटाखा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ऑब्वियसली आई मीन ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आतिफ असलम। यू पिक एनीथिंग, एनी सॉन्ग यू पिक, चाहे वो मूवी है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, लॉलीवुड है, जो बट कैन आई टेल यू समथिंग, आतिफ को मैंने एक्चुअली अपनी आंखों से और कानों से इम्प्रूव और ग्रो करते हुए देखा है। देखती आंखों सुनते कानों, बिल्कुल। बिकॉज थिंक अबाउट इट, देखो आतिफ ने जहाँ पे शुरू किया व्हेन ही sang आदत, टिल टुडे इट्स नॉट द सेम आतिफ असलम। वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ गया लड़का, बाकी सब हमेशा से मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, यस ही उन्होंने जिस आई थिंक अगर पॉप की दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे किसी ने काम किया है स्टार होने के बावजूद, दिस इज द गाय, he is the guy, yes, इसमें कोई and he's such a fine human being, wonderful person. उसके बाद हम अगर आते हैं अली जफर, he started from painting, sketching, and then छन्नो बना, और सब इनिशियली जब दुबई में मैं छन्नो जब बना तो सबने कहा ये क्या बना दिया, ये मैड सी वीडियो, उछल कूद पागलपन, सारे को कच्चे हो गए थे। एहसन रहीम जो है वो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, अच्छा जी तारिक अमीन स्टाइलिंग हो रही है, अच्छा यार छन्नो, ओके यार ये क्या शायरी है, आप देखें क्या बनने वाला है। और देखें छन्नो की आंख में एक नशा, लिटरली वेंट ऑफ द हुक, लिटरली आई मीन माशाल्लाह till this date after took off straight flight to the Mars, literally। और वो आज तक देखें तो मेरा पर्सनल अगर देखा जाए तो आसिम अजहर है, आई लाइक टू लिसन, जो कि मेरी टू गो लिस्ट में है, उसमें आतिफ असलम है, ऑलवेज कोई भी एक गाना ऐसा नहीं। बॉयज, व्हाट अबाउट द गर्ल्स? द गर्ल्स, हदीका के आप जो भी गाने ले लें, बूहे बारियां से लेके, एक अजीब सी उसके गानों में एक जो डेप्थ होती है और जो मेलोडी होती है वो मुझे बड़ा अपील करती है, नंबर 1। नंबर 2, 2-3 नए सिंगर बहुत ज़बरदस्त आए हैं। अगर आप स्पॉटिफाई सर्च करें, स्पॉटिफाई इज़ एन ऐप, जो पीपल दोज हु डोंट नो, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरी अम्मी को नहीं पता व्हाट इज़ स्पॉटिफाई, तो स्पॉटिफाई अगर आप सर्च करें, देयर इज़ अ न्यू सिंगर कॉल्ड समीन ख्वाजा, अमेजिंग ब्रिलियंट सिंगर समीन ख्वाजा, मेरी बहन नहीं है बट आप कह सकते हैं। उसके जो गाने अभी स्पॉटिफाई पे जो उसने दिए हैं, और सिलसिला है उसका एक गाना, एक फेथलेस आया है उर्दू और पंजाबी मिक्स होता है, थोड़ी इंग्लिश होती है, बट इट्स अमेजिंग। क्या आप बिली आइलिश को भूल जाएंगे जिस तरह समीन ख्वाजा गा रही है। ओ भाई आप ये देखें कि हमारा अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अलग मकाम अता फरमाए, अमीन नुसरत फतेह अली खान साहब जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल उनका म्यूजिक, मतलब कवाली हम लोगों को भी, आपको पता है जो जरा कमजोर दिल के हजरात हैं, तो वो उनको नहीं समझ आती, तो वहाँ पे वेस्ट पे ऑस्लो में पूरा का पूरा जो हॉल है चीखे मार रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो बंदा बोल क्या रहा है। वही वाली रिकी मार्टिन वाली बात है, स्पेनिश सानू समझ नहीं आ रही, झूम रहे हैं। वो जो एक ट्रांस है ना, जो उसकी वाइब आ रही है, तो पीपल आर एंजॉयिंग द वाइब, एंड इमेजिन कि अगर उनको समझ आ जाए तो वो कितना उसकी एंजॉयबल वाइब होगी उनके लिए। बंदा मलंग हो जाता है, मलंग से याद आ गया, हाँ जी मेरी दोस्त मलंग सुना यार, ये मलंग की भी बड़ी स्टोरी है, तो आपको ऑडियो इसका सुना देते हैं, तस्वीर आप यूट्यूब पे देख लें। अच्छा, तो हम उसी बारे में जैसे हमने बात की थी सारी, अभी मलंग से पहले नुसरत फतेह अली खान साहब को पीटर गैब्रियल मिला, उनको लेकर गया यूएस, कवाली बनी दम मस्त कलंदर, और उसके बाद बस फिर उसके बाद देयर वाज नो लुक बैक। बट द पॉइंट इज, मुझे दुख भी इस बात का होता है कि पॉप स्टार तब ही स्टार बनता है जब बाहर वाले उसको मानना शुरू करते हैं। ये मुझे चुभती है बात, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे मलंग सुन। बिल्कुल ठीक है, पहले हम मलंग सुनाते हैं आपको जी। तो स्टैंडिंग और सिटिंग, ओके बेटर है, स्टैंडिंग इज बेटर, मतलब इतनी हरकत तो होनी चाहिए, हरकत होनी चाहिए, बरकत हो। ओके जी। छोड़ के दुनिया सारी मैं हुई आवारी, छोड़ के दुनिया सारी मैं हुई आवारी, हद से बढ़ के जग से लड़ के मैं ते हो गई तेरे ही संग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग
बना लूं मैं अपना तुझे, मैं सबसे अलग हूँ ज़माने की कब हूँ, किसी की ना परवाह मुझे। कितने अच्छे कितने सच्चे चाहत के तेरे हैं रंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। छोड़ के दुनिया सारी मैं हुई आवारी, हद से बढ़ के जग से लड़ के मैं तो हो गई तेरे ही संग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। ओ दुनिया ते पुछदी होना था साकी के किसे दार चढ़े आए रंग, ना ओ ना दसा विच विच हसा मैं इश्क दी पीती है भंग। गल सुन अड़िया तेरा रंग चढ़िया, मैं ते दिसदियां तेरे ही वंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। छोड़ के दुनिया सारी मैं हुई आवारी, हद से बढ़ के जग से लड़ के मैं तो हो गई तेरे ही संग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हुमा ख्वाजा की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद कुछ नहीं रहता कुछ कहने नहीं को, बचा दुनिया में। इसीलिए हम ब्रेक में चले गए, बिल्कुल ऐसे ही फिर हम वापस भी आ गए वापस भी आ और हुमा भी यहीं पे है। चॉइस ही नहीं थी कुछ। क्या करें हम, वो पता नहीं कुशन के साथ क्या, आप कुशन के साथ बेटा मुझे बड़ा खेलें? मजा आ रहा है। माँ सदके मेरी बेटी, बच्चे- मेरी गुड़िया मैं सदके खेल खेल माँ लगा दिया सदके। जी। अच्छा बच्चा मेरा खेल रहा है, तब तक हम जरा सीरियस लोगों की तरफ चलते हैं जो एक्चुअली हुआ द रीजन वाई एक सिंगर से एक स्टार बनता है। म्यूजिशियंस के बगैर किसी भी सिंगर का, बल्कि किसी भी आर्टिस्ट का करियर नामुकम्मल है। ऐसा ही है। आपको म्यूजिक चाहिए ड्रामों में, आपको म्यूजिक चाहिए फिल्मों में, आपको म्यूजिक चाहिए अगर आप सिंगर हैं, क्योंकि आप सिर्फ कल्ले अगर गा रहे होंगे इट विल बी इंटरेस्टिंग। कोई कहेगा वाह वाह आवाज बड़ी अच्छी है, entertain नहीं होगा, entertain लास्ट होगा। लॉन्ग। सो म्यूजिक तो जिंदगी के हर एस्पेक्ट का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे। चाहे उसके लिरिक्स हो या ना हो। They are the literally a backbone of the entire performance and the product. और इसीलिए इनका ओपिनियन जो हमारे ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट हैं, वेरी वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन सलमान अली, माजिद अली एंड मोहसिन से हम ये जानना चाहेंगे कि इनके फेवरेट पॉप स्टार्स कौन है। हमने सोचा था गूगल इधर भी तो फेंके ना। ओके, आई विल स्टार्ट विद सलमान। सलमान मुझे बताइए आपका फेवरेट पॉप स्टार अभी तक टू डेट कौन है और क्यों? पाकिस्तानी। मेरे फेवरेट हैं अली ज़फ़र और उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और वो शुरू से उनको सुनते आए हैं। पॉप स्टार के वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनका नाम अली ज़फ़र है। ऑसम, वंडरफुल, वेरी गुड, गुड चॉइस। अब मोहसिन, कॉपी ना करना उनका जवाब। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मोहसिन मेरे अलावा नहीं, आपका नाम नहीं लेना, मैंने उनको ब्रेक में मना कर दिया था कि अगर उन्होंने आपका नाम लिया तो मैं मारूंगी। मेरे अलावा ये नहीं कि अब आप ही साथ चाहिए तो आप ही से लाड कर लें, ठीक है आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आपको बुला के लाडियां पागल बाद हो में। जाती जी, हूँ जी, प्रोग्राम जी। पे लेके, और घर भी बुला लेती हूँ। अब आपके घर साथ भी- जान ही नहीं छोड़ती, मैं इसकी जान ही नहीं छोड़ती घर जी। जी मेरे सबसे फेवरेट जो है वो आतिफ असलम, बिकॉज ही हैज़ अ वर्सटाइल वॉइस और नई वॉइस इंट्रोड्यूस करवाई है। और उसके बाद कोई भी गिटारिस्ट है, आप उससे जब भी ये पूछेंगे ये क्वेश्चन तो वो यही आंसर करेगा कि जी अच्छा, मेरा, फेवरेट गिटारिस्ट कौन है आपका? मेरा जी सबसे फेवरेट गिटारिस्ट ब्लूज़ में जो हो बीबी किंग है। वैसे स्टीव वाया इंग्लिश का एक यानी ये इंग्लिश प्लेयर है, ये जितने भी है बाहर के। और पाकिस्तान में तो गन्स एंड मैकाल रोजेस के हशनसन। स्लैश को कभी देखा था? जी जी गन्स एंड रोजेस के लिए उसकी जी, टोपी बिल्कुल। अच्छी लगती है मुझे। स्लैश कभी देखा था?
यार वो बंदा मेजमराइजिंग था, उसका मुंह नहीं हमने कभी जिंदगी में क्योंकि देखा, टोपी होती है ना और बाल। लेकिन पाकिस्तान में अगर बात करें तो मेकाल हसन साहब गुजरे हैं, लेकिन अगर अपनी ये म्यूज़िक के जो बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं जो कि उस्ताद हैं, लाइक इसमें असद साहब हैं, लाइक एक हैं हमारे तनवीर साहब हैं, तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी। जरा इसके पास वापस आए ना जरा हमारे सलमान के पास। सलमान, परकशनिस्ट तुम्हारा फेवरेट कौन है दुनिया में? दुनिया, पाकिस्तान, वेरेवर। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स व्यूअर्स मतलब तबला भी हो सकता जो भी है, चीज जो बीट निकाले, जाकिर खान साहब जो भी हैं, चीज उस्ताद जाकिर खान साहब हैं। जाकिर हुसैन साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात क्या है। बात। अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स आपसे भी बेटा पूछ लेते, इतनी दुखी आप बैठे हैं माजिद। फेवरेट पॉप स्टार का पहले बताओ, मेल और फीमेल हुएवर, एंड देन ये बताओ कि आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड आपका फेवरेट कौन है फ्रॉम द पियानो? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम माय फेवरेट मिस्टर सजाद अली साहब। क्या नाम लिया भाई, उस्तादों के उस्ताद। जी जी, और बहुत बिल्कुल। यंग एज पे। यस। और इन पॉप म्यूज़िक जुनैद जमशेद जी, ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव, और उनके गानों में पॉप भी था, आपकी जो कल्चर है वो भी वो उनके गानों में नज़र आता था। एंड जब उन्होंने स्विच किया हाँ, तो वो जो उनका टर्नओवर था वो भी इतना ही वो भी खूबसूरत था। बहुत अच्छा था, हर वो भी। जो जिस जॉनिया की तरफ आप गए, जी जी, वो उन्होंने कमाल कर दिया। हम हमारा बचपन था, चाइल्डहुड था, तो हम उनके गाने सुनते थे, स्कूलों में जाते थे सुबह सुबह पिंक पैंथर देखने के बाद, तो उनके गाने हम सुना करते थे। जी जी, पीटीवी पे चलता था पिंक जी, पैंथर। जी। हाँ। तो उनके गाने भी सुना करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो खुदा उन्हें गरीके रहमत करे। आमीन। और ये बताओ कि आपके फेवरेट म्यूजिशियन एंड एज फार एज पियानो इज कंसर्न्ड या कीबोर्ड इज कंसर्न्ड? अदनान समी ऑल टाइम, एंड देन मिस्टर इमरान भाई हैं, और सोनू भाई हैं, मुबशर भाई हैं। मुबशर भाई ने बहुत ज़्यादा काम किया है फ्रिया मैडम के साथ। सोनू भाई ने अभी रिसेंटली राह जी का एक गाना प्ले किया, अरेंजमेंट किया है, ये मेरे पास तुम हो, ही इज़ अ ग्रेटेस्ट। तो वही मुझे अच्छे लगते हैं, और उनके साथ मुलाकात भी होती रहती है। और आप लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपके बगैर हमारा शो नामुकम्मल होता है। थैंक्स बिल्कुल ऐसा ही है। असल स्टार तो ये हैं, आपको तो एमी मैंने डेकोरेशन के लिए बिठाया हुआ है। थैंक यू बॉयज, ब्लेस यू। तो सवाल ये है लड़की कि हमने ब्रेक से पहले बात जहाँ पे छोड़ी वो ये है कि मैं बहुत अफसोस के साथ और गिले के साथ भी ये बात पिछले कोई 15 साल से तो कह रही हूँ टीवी पे, कि जब तक हमारा आर्टिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर या पाकिस्तान से बाहर नहीं परफॉर्म करता हम उसे सुपरस्टार नहीं कंसिडर करते। जबकि वो बंदा मतलब ये हमारे अवाम का इशू है, ये हमारी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, व्हाट इज इट? क्योंकि काम तो वही था, काम वही था, कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पे जाकर परफॉर्म कर दिया तो स्टार बन के वही गाना यहाँ पे रिलीज किया तो लिफ्ट ही नहीं कराई। बिल्कुल ऐसे। इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिग टाइम। कोई रिकॉर्ड लेबल ही नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है। थे तो उस ज़माने में ये होता था कि जी आपने अपने थोड़े बहुत पैसे लगाए, गाने कंप्लीट किए, रैकेट लेबल को बेचे, सो यू गेट द मनी बैक। तो एटलीस्ट थोड़े आंसू पोंछने के लिए थोड़े नैपकिन्स मिल जाते थे। अभी तो ये होता था कि जी बाकी जो रैकेट लेबल्स हुए थे कि आप अपने पैसे लगाएं और लगा के आप उनको दे दें, एंड दे विल जस्ट रिलीज, दैट्स इट, देयर जॉब इज़ डन। सो एज एन आर्टिस्ट हाउ विल यू मेक मनी, how will you run your show, how will you run your kitchen? That's the only problem. So अब जब तक फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, देखिए वही चीज़ है ना तो कि क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी जब आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है? That's a problem. और एक मज़े की बात बताऊं व्यूअर्स, जब इंसान एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट और एज अ म्यूजिशियन फाइनेंशियली स्टेबल होता है तो उसकी क्रिएटिविटी अगले लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि उसको फिर ये टेंशन नहीं होती ना कि मैं रेंट कहाँ से दूंगा, मैं रेंट कहाँ से दूंगा, मैं स्कूल की फी कहाँ से दूंगा, बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से देखी, क्योंकि देखें शादी, बच्चे, फैमिली, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है, ये तो साथ चलती रहती है चीजें। और बहुत से लोग जो हैं वो फंड्स की वजह ना होने की वजह से इंटरनेशनल लेवल की फेम तक पहुंच ही नहीं पाते, नहीं पहुंचते, पाकिस्तान की अपनी लोकल कंट्री वाइड फेम में नहीं पहुंच पाते। अब फॉर एग्जांपल अब बहुत सारी मिसालें, अब शाय गिल जिसने पसूड़ी गाया है, शी वॉज अ वेरी क्यूट स्टूडेंट समवेयर अप इन, आई एम नॉट टू श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गिलगित बल्तिस्तान साइड पे। शी यूज्ड टू जस्ट मेक म्यूजिक एंड शी यूज्ड टू जस्ट अपलोड टिल कोक स्टूडियो पीपल सॉ हर और उन्होंने they called her and it's just her luck and obviously her talent too कि वो पसूड़ी नहीं, उसका बट first गाना प्रॉब्लम ये बना। ना कि अब 90% गेम लक की हो गई है बिल्कुल और 10% टैलेंट की। पहले 90% टैलेंट होता था, 10% लक होता था। 10% लक होती थी, ऐसे ही है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री,
बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो, अब जैसे अभी मैंने जिक्र किया था समीन ख्वाजा, उसके अलावा माहम वकार, ब्रिलियंट सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोज़र। ये जो मेरा मलंग जो अभी मैंने परफॉर्म किया, इसकी वीडियो जो है उसको उसने डायरेक्ट किया है, ब्यूटीफुल, एंड फ्रॉम BNU, फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर। एंड देन माशाल्लाह राइट नाउ शी इज़ इन यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट, पढ़ने के लिए गई है फिल्म मेकिंग। सो बात है कि अपॉर्चुनिटी, तो एंड ऑफ द डे बाहर ही है वो, यहाँ नहीं है। तो वही तो कहती हूँ ना मैं, क्यों सारे उठ के बाहर चले जाते हैं। हाँ। और जब बाहर नाम बना लेते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल कनाडा में है तो कहते हैं कनेडियन पाकिस्तानी आर्टिस्ट, जान के ना पाकिस्तान ऐड कर देते हैं। हाँ, भाई जब आपने उसको ओन ही नहीं किया, हाँ, अगला चला गया, वो बन गया कुछ, तो होन तुसी वापस मांग रहे हो। बिल्कुल नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। अच्छा, ऐसे नहीं होता। अब हम आपसे क्या सुनने जा रहे हैं यार? अब मैं हदीका जी की भी बात हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, जाद अली की भी बात बिल्कुल हुई है। हम इस वक्त करते हैं एक मेरी पर्सनल फेवरेट, जिसको मैं कहती हूँ कि सिस्टर फ्रॉम माई अनदर मिस्टर। अच्छा, जिसे कहना चाहिए कि नॉन बायोलॉजिकल सिस्टर हदीका कियानी। Me and Hadiqa Kiani, we have come a long way. We started singing back like 20 years ago. She is such a beautiful person. एक्चुअली आप दोनों की दोस्ती की समझ आती है क्योंकि आप दोनों बड़े प्यारे इंसान हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्ती की भी बनती है, एंड ऊपर से फील्ड भी एक ही है। और प्लस ये कि अभी जो थर्ड पर्सन हमारी एक उस हिसाब से देखा गया जो मैडनेस का लेवल मैच करता है वो आप हो, जबकि हदीका में मैडनेस का कोई लेवल नहीं है। शी इज़ वेरी कंपोज्ड एंड पॉइस्ड पर्सन। तो वही वाली बात है, प्लस एंड माइनस, एक बिल्कुल हाइपर है और एक बहुत ही कंपोज्ड है। तो हदीका जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बट म्यूजिक उनका अपनी जगह, और जब ड्रामा में आने के बाद फैन ऑफ हर एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर। जब ये प्रोजेक्ट एक हादसा, अब तो खैर ऑफर हो गया, बट हादसा आई आल्सो एक्टेड इन हादसा बिकॉज़ शी पुश्ड मी इन। उसके 4 एपिसोड मुझे उन्होंने कहा कि जी वो एक रोल है, ये वो, तो सपोर्टिंग रोल था मेरा। उन्होंने कहा सपोर्टिंग है, मैंने कहा जी कास्ट में कौन है? उन्होंने जैसे ही कहा कि जी हदीका कियानी है, हाँ, तो मैंने कहा मैंने करना। बिल्कुल ऐसे ही कि मुझे 5 मिनट भी उनके साथ मिल जाते हैं, हाँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। क्या बात है, बहुत टू गुड यार, वो बहुत बड़ा इंसान है। आई मस्ट से दैट, यस। मैं क्या कहूँ, को ट्रिब्यूट पेश कर दें हदीका को। और ऑब्वियसली जो मेरे फेवरेट, जो मैंने और अभी हम लोग ने बात की थी कि जी मोहसिन के भी आतिफ असलम, तो हम उनका एक म्यूचुअल गाना है। ऑब्वियसली मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको ही पता है वो कौन सा गाना है। तो हदीका, मैंने ये गाना तुम्हारा फ़ोन में लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ के गाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे मारना नहीं। थोड़ा नहीं, मेरी टेंशन नहीं, हदीका की टेंशन है कि वो फिर वो शोएब मंसूर साहब की भी टेंशन है, वो ना अगर नाराज़ हो जाएं। और बाय द वे हदीका जी की एक बात, वो कहती हैं कि भाई मैं रिकॉर्डेड गाना गाऊंगी ही नहीं, मैंने वो सिर्फ लाइव म्यूजिशियंस के साथ गाती हैं, और बहुत बड़े अमाउंट के बिल्कुल उन्होंने शोज को ना किया है। एंड आई एम अ विटनेस टू दिस, क्योंकि मेरे सामने उनको फोन कॉल गई, मैंने कहा मैम नहीं गाएंगी विदाउट लाइव म्यूजिशियन। ने कहा नहीं, 2 गाने उन्होंने गाने, मुंह बोली हम कीमत देंगे, और वो को करोड़ के करीब उनको ऑफर कर रहे थे 2 गाने आके गाने के। उन्होंने कहा विदाउट माय बैंड आई विल। उनका हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा फिर आप गाने ना गवाएं लोगों से। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सजाद भाई, ये होती है सिंसियरिटी। सजाद भाई एंड हर हैज द सेम काइंड ऑफ पीपल। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू जी। अब हम ये करते हैं, आप बैठ के गा लें। बिल्कुल, मैं बैठ के गा लेती हूँ अपने फोन के साथ, तो फोन के सहारे। तो अब ये होगा कि गाने का नाम है होना था प्यार। शोएब मंसूर साहब ने लिखा है, पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस मूवी का गाना है, और हमारे साथ हमारे ब्रिलियंट म्यूजिशियन बजाएंगे। होना था
दिलों की बातें हम आते सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे डाया होना था प्यार हुआ मेरे आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, अपनी खुद ही तारीफ मैंने बच्चों की तारीफ नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत ही टैलेंटेड है, आप भी ठीक। मैं भी थोड़ा ठीक आप भी थी, ठीक है। मेरा ख्याल है। अच्छा यार, अपना तो बता दे। हाँ जी। अपना तो बता दे हाँ कि जी। आजकल शादी क्या- कब हो रही है? ये ना नहीं प्लीज, खुदा का हाँ वास्ता। प्लीज, आपको मैं सिंगल रेडी टू मिंगल हजारों शादियां ऐसी के हर शादी पे दम निकले और बिल्कुल भी मैं शादी वाले जिस सवाल शादी पे जाओ वहाँ दूल्हा बम निकले। या या अल्लाह, अल्लाह। बात कहाँ से कहाँ कहाँ निकल तक गई? निकल गई। आपने दो लोगों के दिलों की तारों को तार छेड़ मरोड़ दिया है, मरोड़ दिया है आपने। अच्छा नहीं, बट सीरियसली ये तो सबसे अननेसेसरी सवाल है ना। बिल्कुल। एक तो ये कि आपने जब कुछ weight- ना बचे। दो सवाल, एक सवाल आपने वेट कैसे कम किया, कम किया। और दूसरा सवाल आप शादी कब करेंगी? ओ बंदे भाई, का ओ कॉन्फिडेंस भाई, वही शैटर शैटर। कॉन्फिडेंस वही शैटर, आधा इंटरव्यू वैसे ही। देखिए मेरा हमारे- सब पॉइंट सिर्फ ये होता है कि अगर फुमा से किसी ने भी ये सवाल पूछना है तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछें कि अगर आप उनके लिए कोई रिश्ता लेके आ रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल, Otherwise बेतुका बिल्कुल। पूछने का कुछ- बराए मेहरबानी आपका मतलूबा नंबर बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। शुक्रिया। मतलूबा नंबर पे जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा जवाब। अच्छा, वापस तो आ गई हो और हम सब ने कहीं ना कहीं से आपको दबोच के यहाँ पे बिल्कुल बिठा ऐसे लिया ही है है। यार। तो अब आगे व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हुमा ख्वाजा नेक्स्ट, क्योंकि बाकी दुनिया तो जो भी कर रही है सो करिए, अपना तो करिए। बताओ। अब हुमा ख्वाजा क्या करिए? हुमा ख्वाजा ये करिए कि ग्लोबली मेरा बहुत सारा कुछ काम चल रहा है आजकल। फॉर एग्जांपल अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शन, जिन्होंने बिलाल सईद का, मोमना का बारी बनाया है, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, जिन्होंने शफ़क़त अमानत अली का गाना था तुम मिले तो लम्हे खिल गए, ये सारे मशहूर गाने उनके सारे मतलब आए हुए हैं। अली ज़फ़र का सीटी बजेगी, PSL के सारे सॉन्ग्स। तो अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शन में अभी मेरे 4 सॉन्ग्स, अभी मैं आई थी तो मैंने सोचा कि इस ट्रिप का मैं वर्क एंड प्लेयर दोनों कर लूँ। तो वर्क तो भी कर लूँ अली मुस्तफ़ा के साथ, और प्लेयर ये कि जो सारी जो शादियाँ वादियाँ अटेंड और जुगन की बर्थडे सब हल्ला गुल्ला मस्ती मजाक। मिन्नत तरले करके बुलाया इसको। हाँ मैंने। जी, मैं of कह रही थी आई विल नॉट बी इन लाहौर, मैं तो रुस गई। मैंने आई वेंट वेरी क्वाइट। हुमा's like हुमा जवाब दे रही हैं लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। ऊपर रुस टाइप गई ना। आ रहा है, लिखा मैंने हुआ कहा टाइप। हर माजे गामे की चीज़ अटेंड कर ली, एक बंदा आपका इतना बड़ा फैन है, मेरी इज्जत बन जाएगी अपने जान पहचान बरादरी वालों में कि भाई मेरी बर्थडे पे हुमा ख्वाजा लिफ्ट ही नहीं करा रही, फिर आ यार, गई ये- और यू स्पेंट टाइम ओवर देयर। I did, आई एम I सो did. ग्रेटफुल। निकलते मैंने इसको पकड़ लिया, बाजू से मैं कहा वापस आ। तू किधर जा रही है? बैठ जा मैं- यहाँ आजा, पर। बैठ जा पुत्र। अभी तो कबाब बन रहे हैं। अभी तो कबाब अभी तो बन- बॉनफायर जल रही है। क्या हो गया? अभी तो गाजर का गजरेला शुरू हो नहीं, रहा है। गाजर का हलवा गजरेला नहीं वो था। क्या था? वो हाँ, बड़े मजे का था, जो भी था यार, वो मैंने तो खा लिया। Thank you, boss. वो बहुत मैंने बहुत कुछ भी ही नहीं जबरदस्त बनाया था, but thank हाँ, ये ना कहना, मैं सुबह से बैठी हुई थी, सुबह से गजरे मुझे काट किसी ने रही कहा ना थी। बन कबाब बड़े मजे हाँ के, जी, मैंने उफ, कहा बहुत कल दोपहर से बना। कीमे बना रही थी मैंने, कबाब बनाए जी। पहले तो बिल्कुल मैंने बस। उगाया जानवर, फिर मैंने उसका कीमा। फिर उसके बाद तो बकरा। किचन याद है, किचन में नजर डालते हैं। हाँ यार, वो एक कुकड़ी पड़ी है चावलों पे। जी जी जी, चिकन थोड़ी मंदी सी इज शर्माई रेडी। हुई। लोग राहों में पड़े होते हैं, एक कुकड़ी पड़ी है चावलों राइस के ऊपर। सो चिकन मंदी रेडी है, उसको टमाटर की चटनी के साथ हमने सर्व किया है। बस अब मंदी गंदी ना हो बस ऐसा ही तो है। क्या ही बात है। मंदी अच्छी है। मंदी अच्छी क्या बात है। मंदी तो बस ये अभी ये जो प्रोजेक्ट ये है कि अली मुस्तफ़ा के साथ मैंने 4 सॉन्ग्स अभी कंप्लीट किए हैं, जिसमें से एक है, उस गाने का नाम है सुन सजना, सेकंड गाने का नाम है चूड़ियाँ, थर्ड गाने का नाम है जनाब यारियाँ। क्योंकि उस दिन मैं स्पॉटिफाई पे बैठी थी आपकी बर्थडे से आने के बाद, उसमें हम सारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मतलब जुगन ने जिस तरह से वो होस्ट किया था इवेंट, वो नेटी के अगर आप लोग चले जाएं इंस्टा पे सब नज़र आ जाएगा और सब कहेंगे आई विश वी वर जुगन्स फ्रेंड। वो इतना कोई हॉस्पिटेबल एक इवेंट था और इतना लवली और इतना प्यारा, और क्या वाइब थी। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि अगर हम पिक्चर सारी तो दोस्त हैं, अली अज़मत, फ्रिया, जुगन सब साथ ही हैं, सब उसमें अब फ्रेंडशिप का कोई गाना ना मिले स्पॉटिफाई पे लगाने के लिए, देन मैंने कहा यार यारियाँ पे या दोस्ती पे कोई गाना होना चाहिए। तो समीन ख्वाजा रोड दिस सॉन्ग, अली मुस्तफ़ा प्रोड्यूस द सॉन्ग, माई वोकल्स हैव बीन डन
एंड बस जस्ट पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसीजर चल रहा है। तो यारियाँ, सुन सजना, चूड़ियाँ, एंड देयर इज अनदर सॉन्ग कॉल्ड महरम। द 4 सॉन्ग आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड दे ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ मास्टरिंग एंड मिक्सिंग। उसमें से सुन सजना की कल वीडियो मैंने शूट की है, तो दानिश मुमताज़ और ज़मीर ने उसको शूट किया है। हमने जाके अंदरून में, जो अंदरून की कुछ वो तंग गलियाँ जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था कि अगर उसमें 2 लोग एक साथ चले जाएं तो निकाह करवाना पड़ता है, शायद फंस जाते वो हैं इतने ज़्यादा फंस से जाते हैं। तो प्लीज़ सिंगल बंदा जाए। काफ़ी रोमांटिक सी गली थी वो कि बस एक गया तो फिर दूसरा नहीं जा सकता। बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस। आपने वहाँ पे भी शूट कर जी बिल्कुल, हमने हुमा ख्वाजा कुछ भी कर सकती हैं जी। हमने वहाँ शूट किया, ड्रोन सर पे है, और जी घर की छत पे हमने ड्रोन से 365 एंगल्स पे सारा शूट कुछ किया। बता दो ताकि देखने को कुछ राय वो नहीं सब देखे ना, ये तो वही वाली बात है, छोटा सा बिस्किट आपने दे दिया बच्चों को, क्योंकि पूरा बॉक्स दो नहीं, वीडियो देखो पहले। बिल्कुल ठीक है ना। हुमा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। And I'm so proud to be able to say कि मैं आपकी दोस्त हूँ। Oh my God! I was always a fan, but the point is वही था कि जब तक मैं यहाँ आई, आप यहाँ से फरार हो गई, फिर आप आई तो मैंने सोचा मैं फरार हूँ, फिर मैंने कहा नहीं हुमा आ गई है, मैं हुमा के साथ ही। जुगन and I, we have been knowing each other for so long. Years. मैं दुबई में Decades भी कह सकते हैं। हाँ, ये she was like, हाँ, दुबई में मैं थी, अपनी एयरलाइन में जॉब कर रही थी। जुगन was on and off, कनाडा, पाकिस्तान ये सब चल रहा था। And Jugan's the oldest son, Hamza. He is like what, 17. When he was born, one of the private TV channels show in Karachi, I remember they invited me. I was there, and I think Laila Wasti and her husband, they were producing or directing, and you were the host for the show. I still remember. And the dedication and the motherhood, and जब मैंने वो चीज़ notice की कि वो छोटा सा हमजा, he must be like few months, maid के साथ ये shoot पर बच्चा आया हुआ है, and ये गई है, और उसके बाद तुमने diaper check, उसकी bottle, and I was like, oh my God, is it for real? और बीच में जब भाग के जाकर फीड भी करा रही थी, because मैं I could not believe कि green room में जुगन was taking care of the child who was like 1-2 months. अब तो ये normal हो गया इंडस्ट्री में, उस वक्त नहीं था। उस वक्त तो शादी लोग छुपाते थे। Oh my God, नहीं, मेरी बच्चा तो बहुत दूर की चीज़ ये बच्चा किसका जी, नेबर्स का है, मेरा थोड़ी। कभी-कभी मुझे वैसे लगता है कि बस माशाल्लाह अस्पताल में ना चेंज हो गया था। हमजा is way too taller than 6 फुट का, 6 फुट कैसे हाथ फेरता। Anyway, हुमा, thank you so much for being on the show. और आपसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सलमान अली, माजिद अली और मोहसिन का। बिल्कुल ऐसे ही। प्यारे प्यारे छोटे भाई, अल्लाह हमको मज़ीद कामयाबी दे, मज़ीद इज्जत से आपको। आमीन आमीन यार, बिल्कुल ऐसे ही। और बेटा आप अच्छी मंदियाँ बनाएं, गंदी मंदी नहीं बनानी, गंदी मंदी नहीं बनानी, अच्छी बिल्कुल अच्छी है, अच्छी है। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, ब्लेस यू। इसी नोट पे व्यूअर्स, एक दुआ है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो थ्राइव करे, और बिल्कुल ऐसा ही है, और आगे बढ़े, और हमारे सारे आर्टिस्ट इतने फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो जाएं कि जेन्युइनली क्रिएटिव और मजे का काम क्रिएट करें। तो आपकी दुआओं के साथ व्यूअर्स आज के शो को क्लोज करेंगे। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।